चलिए जी, कल की क्लास की कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। कुछ थोड़ा सा ही लिखवाया था, ज़्यादा लिखवाया नहीं था, लेकिन जो भी था आपने देखा। कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आना खतरनाक काम होता है, कल बताया था मैंने आपको। हाँ, अभी देख लिया था ना सबने, अपने क्लास में रिवाइज किया अच्छे से। तो तुम बताना इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस होता है। हम्म हम्म वाई इट इज़ अ वाई इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर। वाई द इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी डिस्टिंग्विशमेंट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर। ये इसको थोड़ा सा धीरे कर दो ना यार, क्या है, इसका वॉल्यूम कम कर दो, बल्कि ख़त्म ही कर दो। मतलब बहुत कम कर दो। क्या आवाज़ नहीं आ रही है? कम आती है पीछे? थोड़ा सा तेज कर दो यार, इको करेगा ज़बरदस्ती। अब आ रही है? पीछे आवाज़ आ रही है? ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ कि देर इज़ अ डिस्टिंग्विशमेंट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। व्हाई इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर? बिकॉज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, लास्ट डिस्कशन अपना यहीं खत्म हुआ था कि देर इज़ अ नो, जिसको कह सकते हैं नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के जो क्राइम्स है ना, जो होने चाहिए, जिसके लिए एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, कॉम्पिटेंट नहीं होती है। चलिए, बातचीत शुरू करें आगे। ठीक है, अब हमें आज देखना है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमें इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर रखनी चाहिए। हेडिंग लगाइए, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। जिस कॉपी में कल लिखा था वही लाए हो ना? चेंज तो नहीं कर दी? हाँ, अभी कितने लोग ऐसे हैं जो कल नहीं थे और आज है? हाँ, चलिए हाथ खड़े करो अच्छे से। क्यों नहीं थे मतलब कल? हाथ नीचे कर लो। हाँ, जरूर सुना है। और जिन लोगों ने जो कल नहीं थे उन्होंने थोड़ा सा देखा, उसको रिकॉर्डिंग तो रहती है ना आपके पास अवेलेबल? अभी ऐसा कोई बताना ईमानदारी से जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, और मतलब वो यहाँ का स्टूडेंट है, जो पहली बार आया वो अलग बात है। वो यहाँ का स्टूडेंट है, रेगुलर आता जाता रहता है, पर कल की क्लास उसने अटेंड नहीं करी, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, ना फिर उसकी रिकॉर्डिंग देखी। ऐसा कोई हो तो हाथ खड़े करो, मैं देखो बता दूंगा वापस। हाँ, और तो ऐसा क्यों भाई? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, जिस दिन एबसेंट होते हैं, तो फिर वो किसी की कॉपी वॉपी लेके अपना काम कंप्लीट करते हैं। और आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, ऐसे अप्रोच से काम चल जाएगा? काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो काम होगा नहीं। ठीक है, तो कल वाली क्लास रिकॉर्डिंग देखना। और रिकॉर्डिंग देखने के लिए तो मैंने आपको सबको कहा था, मैंने कहा था कि वो रिकॉर्डिंग जरूर देखना, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग जब आप देखते हो तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती है। जितना इस पूरे पूरे इस आपकी जो तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रिवीजन। आप जितनी बार चीज़ों को पढ़ते हो उतनी बार आपको नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं। और अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस देखोगे, इवन प्री के भी देखोगे, आप किसी भी सब्जेक्ट के प्री के भी क्वेश्चन उठा लेना, वो उतने सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस थोड़ी ना है। वन लाइनर क्वेश्चंस जैसे जनरली वनडे एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, सीधे सीधे एक लाइन में आंसर होता है ना? हड़प्पा की डिस्कवरी किसने की, मोहनजोदड़ो की किसने की, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, ये होते हैं वन लाइनर। और क्वेश्चन जब टिपिकल आता है तो उसके लिए इन डेप्थ स्टडी चाहिए होती है। अपनी स्टडी को वाइड बनाने की बजाय, वाइड बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, वाइड बनाने की बजाय उसको इन डेप्थ बढ़ाओ। यूपीएससी 44 मार्क्स अगर आपके हैं, 44 45 प्री के अंदर, है ना, क्वेश्चन सही है, मतलब मार्क्स नहीं, क्वेश्चन सही है, तो आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि यूपीएससी ये भी आपको ऑप्शन दे देता है कि आप 60 क्वेश्चन सही करो, 30 गलत कर दो, 10 छोड़ दो। देख लो, 10 छोड़ दो, 30 गलत कर दो, गलत भी तो होते ही है ना, और 60 सही कर दो। वो खुद मान के चल रहा है कि हमारे पेपर के अंदर 50 60 जो लड़का सही कर रहा है वो ठीक है।
क्योंकि क्वेश्चंस बड़े डेप्थ में आते हैं, और डेप्थ में चीज़ों को पकड़ने के लिए ऑल ऑफ यू आर बिगिनर्स, और जब बिगिनर कोई होता है तो उसको करना क्या चाहिए, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। जब आप बार बार पढ़ते हो तो उस एप्टीट्यूड को समझ जाते हो। चलिए हेडिंग लगाइए, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए फॉलोइंग आर द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। Following are the main attributes of the internal security. Number 1, security of territorial integrity. Security of territorial integrity and protection of sovereignty of the country, and protection of sovereignty of the country. Next, maintenance of domestic peace. Maintenance of domestic peace. Next, prevalence of law and order. Prevalence of law and order. Next, peaceful coexistence. Peaceful coexistence and communal harmony. Peaceful coexistence and communal harmony. Next, absence of fear. Absence of fear from any individual. Absence of fear from any individual or organization or illegal system or organization or illegal system. ओके तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जब देखते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर हमें किन किन चीज़ों को देखना है, मतलब अगर हम जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी बॉडी किन किन ऑर्गन्स से बनी है, ठीक है, तो आप डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बताना शुरू करोगे। उन सभी ऑर्गन्स को जब आप कंसोलिडेटेड कर देते हो तो आपकी ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो कब किसी देश के अंदर हम इंटरनल सिक्योरिटी को मानते हैं, कौन कौन से उसके पैरामीटर्स लेते हैं, तो जब हम इंटरनल सिक्योरिटी के पैरामीटर्स लेते हैं तो उसके अंदर पहला पैरामीटर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इंटरनल सवर्निटी, देश की जो सवर्निटी होती है, यानी कि जो देश के अंदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखना। अब एक टर्म यहाँ पर आई है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सवर्निटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से आपको क्या समझ में आता है? यस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ, जो इंडियन टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें आती है, इंडिया की स्टेट्स और जितनी यूनियन टेरिटरीज है ना, हर वो जगह जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसका जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो इंडिया की जितनी भी टेरिटरी है उसमें से कोई भी सेपरेटिज्म की मांग ना करे, ऐसी डिमांड ना करे कि हमें देश से अलग कर दो। याद रखिएगा, अलग स्टेट की डिमांड करना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कोई खतरा नहीं है। अलग स्टेट की डिमांड करना तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 3 के अंदर आपने देखा होगा कि अलग स्टेट की डिमांड की जा सकती है और बने भी है अलग स्टेट्स, है ना। जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनको तोड़कर अलग स्टेट्स बने भी है। एक टाइम पे एक ही स्टेट होता था मुंबई, उसको तोड़कर उन्होंने महाराष्ट्र बनाया, गुजरात बनाया, पंजाब को तोड़कर पंजाब बनाया, हरियाणा बनाया, है कि नहीं। उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड बनाया और उत्तर प्रदेश बनाया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन चुका है। तो ये कोई इलीगल डिमांड नहीं है,
ये कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि चूंकि मतलब हमारी एथनिक पहचान चाइनीज जैसी है, अरुणाचल वाले ये डिमांड करे इसलिए अरुणाचल को चीन को दे दो, है ना, या हम चीन में शामिल हो रहे हैं। क्लियर हुआ? ये एक डिमांड ऐसी है जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है हमारी टेरिटरी इंटीग्रेटेड बनी रहे, किसी भी तरह से सेपरेटिस्ट डिमांड ना उठे। तो अगर कोई सेपरेटिस्ट डिमांड करता है तो वो कौन सी डिमांड सेपरेटिस्ट है? अभी इन दिनों बड़ा चल रहा है खालिस्तान डिमांड, है ना, अमृतपाल का काफ़ी चल रहा है, मैंने आपको सब टॉपिक लिखवाया भी है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये डिमांड कौन सी है? ये डिमांड एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इसको मेंटेन करना ही इंटरनल सिक्योरिटी है कि अगर कोई इस तरह की डिमांड करता हो और डिमांड करता ही ना हो। डिमांड कैसे की जाती है? डिमांड करने के लिए पहले आइडियोलॉजिकल बेसिस का सहारा लिया जाता है, ठीक है। पहले ये बताया जाता है कि क्यों हम इंडिया के साथ नहीं रह सकते, और फिर जब इंडिया के साथ नहीं रह सकते तो उसके बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। वो ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अलग अलग तरीकों से अपनी बात को फैलाती है, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करके, है ना। उसको आप टेररिज्म बोलते हो, उसको आप एक्सट्रीमिज्म बोलते हो, कई सारे नाम है उसके। वो सारी चीज़ें जब आती है तो उससे पहले ही उसको ख़त्म कर देना, या अगर वो चीज़ें पनप चुकी है तो फिर उसको उस स्तर पर जाकर ख़त्म करना जहाँ पर वो अभी है। इंटरनल सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है? हाँ आप बताओ, मतलब कैसे पता पड़ता है हम इंडिपेंडेंट है? राइट टू मेक ओन डिसीजन विदाउट इन्फ्लुएंस, किसी भी इन्फ्लुएंस से। इन देखिए, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट का में डिफरेंस होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एक ऐसा प्रेशर, अनवांटेड प्रेशर, और इफेक्ट का मतलब होता है सिचुएशन से इफेक्ट होकर आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया। दोनों बातों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है तो इस सिचुएशन से इंडिया के डिसीजन इफेक्टेड तो होंगे बट इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। इफेक्टेड का मतलब होता है कि हमें एक जगह स्टैंड लेना पड़ेगा यूएनओ में या कहीं पर भी, या जब हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं कि हमें किसके साथ में कैसा बिहेव करना है, और ये इफेक्ट क्यों पड़ा। इफेक्ट कोई खराब बात नहीं है, इफेक्ट तो पड़ता ही है। अगर मान लीजिएगा यूपीएससी आपका सिलेबस चेंज कर दे तो आपकी तैयारी में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और पढ़ना भी चाहिए कि नहीं। अगर सिलेबस से जो चीज़ें हटा दी जाए उसको पढ़ना आपके लिए सही है ना। साधारण दिमाग तो सब में होता है ना, जो सिलेबस में चीज़ ही नहीं है उसको पढ़ने का कोई मतलब होता है नहीं। इसको बोलते हैं इफेक्ट। और इन्फ्लुएंस किसको बोलते हैं? कि जो चीज़ आपको लॉजिकली सही नहीं लगती है, या जो चीज़ आप चाहते हो कि आप नहीं कर रहे हो और आप करना नहीं चाहते हो लेकिन किसी के प्रेशर में कर रहे हो। तो सॉवरेनिटी जो है वो टर्म होती है कि इन्फ्लुएंस नहीं होंगे हम। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रभावित। यहाँ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि एक अनवांटेड प्रेशर, और इफेक्ट का मतलब होता है जो आप नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ले सकते हो। जब तालिबान गवर्नमेंट बनी तो तालिबान गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, है ना, आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है, आज भी इंडिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अब टाइम टू टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है जो ग्लोबल पोजीशन है, जियोपॉलिटिकल पोजीशन, वो चेंज हो रही है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स उसको एक्सेप्ट कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। जब अमेरिका रिकॉग्नाइज कर रहा है तो एक डिबेट इंडिया में सामने आ गई है कि पूरी इंडिया जो है वो दुनिया से आइसोलेट तो नहीं रह सकता, तो हमें भी करनी चाहिए। इफेक्ट है। तो इंटरनल सॉवरेनिटी को बनाए रखना सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है इंटरनल सिक्योरिटी का। इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट का मतलब समझते हैं ना, है ना। सबसे बड़ा पार्ट क्या है? एक देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का मेंटेनेंस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी उठाती है कि देश के अंदर इंटरनल सॉवरेनिटी पर कोई भी खतरा नहीं हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, हाँ, प्रभुत्व नॉट इन्फ्लुएंस, हाँ बिल्कुल, हाँ, सेकंड पॉइंट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पीस, ठीक है। फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। अब देखिए यहीं पर फिर पेज है, सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये डिपेंड करता है किस पर? स्टेट पुलिस पर। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? स्टेट पुलिस के हाथ में है। और स्टेट पुलिस, मैं कल भी बता चुका हूँ, उतनी कॉम्पिटेंट भी नहीं होती, और अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो अब जरा एक पूरी कॉम्प्लिकेसी को समझिए। जो लोग एक दूसरे देश की डिमांड कर रहे हैं, मान लीजिए खालिस्तान मूवमेंट वाले हैं, वो करेंगे क्या? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करेंगे क्या? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करेंगे। इससे निपटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की क्या होगी? स्टेट पुलिस होगी, ठीक है। जबकि ये मूवमेंट इतना बड़ा है जिसके, मान लो क्योंकि सेपरेटिस्ट मूवमेंट है,
इसको फॉरेन एड भी मिलती है, इसको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता है, इसको कहीं ना कहीं जिसको कह सकते हैं कि डोनेशंस वगैरह भी मिलते होंगे, है ना, जिसको लोग डोनेशन बोलते हैं, हम बोलते हैं फंडिंग। इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या लोकल पुलिस कॉम्पिटेंट है? अगर इसको मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा पहुंचा है, मनी लॉन्ड्रिंग, इतनी लेयर्स बना दी जाती है, पता ही नहीं पड़ता कि ओरिजिनल सोर्स क्या था, पता ही नहीं पड़ता कि ओरिजिनल सोर्स क्या था। मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इसको पैसा पहुंच रहा है और आप स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन तो कर देगी, वो करने के बाद कुछ निकाल पाएगी? छोटे छोटे चोर उनसे पकड़े भी नहीं आते, ठीक है, और आ भी जाते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं, कन्विक्ट नहीं करवा पाते। क्यों नहीं करवा पाते? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सपर्टाइजेशन चाहिए होता है, और वो एक्सपर्टाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज में होता है। और जरूरी ये भी है कि जरूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग एजेंसी ये काम करे, ऐसी एजेंसीज फॉर्म भी की जा सकती है जिसके अंदर स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन हो और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर, जैसे जीएसटी काउंसिल टैक्स रिफॉर्म के लिए बनी कि नहीं बनी, उसमें भी तो यही झंझट था। इनडायरेक्ट टैक्सेस किसकी टेरिटरी थी? स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। बहुत डिस्कशन के बाद में एक जीएसटी काउंसिल बना दी, और उसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनानिमसली डिसीजन ले सकती है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, दोनों मिलकर काम करते हैं और 3/4 वेटेड मेजोरिटी होती है, तब जाकर डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ डॉक्ट्रिन वाला टॉपिक, रीजन क्या है, हमें इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज क्यों सामने आ रहा है, खास बात क्या है, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से है वो तो क्लियर हो रहा होगा आपको, लेकिन चैलेंज क्या है, हम क्यों नहीं रोक पाते, क्या कारण है कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसके अंदर दिक्कत है? दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट ही नहीं है। आप यूपीएससी का पेपर देने के लिए तैयार ही नहीं हो तो फेल क्यों हो रहे हो, इसका जवाब मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बात समझे कि नहीं? ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा कॉम्पिटेंट है और इन्वेस्टिगेशन और जो सजा दिलाने वाली अथॉरिटीज है वो कम कॉम्पिटेंट है। जब दुनिया बदली है तो स्ट्रक्चर भी बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में बदलाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। और ये मेन कारण है कि यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं प्रॉब्लम बनकर सामने आई है। एट्रीब्यूट चीज समझ में आ रहा है? कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखना में एक एट्रीब्यूट क्या है, कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखना। देखिए इंडिया उन यूनिक देशों के अंदर है जिसके अंदर एक मल्टी कल्चर्ड देश है ना। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा देश होगा जिसमें इतने ज़्यादा रिलीजन और इतने ज़्यादा कल्चर होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और इतने ज़्यादा रिलीजन और इतने ज़्यादा कल्चर के साथ में को एग्जिस्टेंस रखना, वो भी पीसफुल। पीसफुल का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि याद रखिए हम सिटीजन बनते हैं, लेकिन सिटीजन से पहले हम क्या होते हैं? हम अपनी धर्म के होते हैं, हम अपनी जाति के होते हैं, हम अपने क्षेत्र के होते कि नहीं होते हैं? क्या कोई कह सकता है कि रिलीजन का हमारे लाइफ में कोई खास वैल्यू नहीं है? सिटीजनशिप की ज़्यादा वैल्यू है रिलीजन की बाद में, ऐसा कितने लोग मानते हैं? कौन कहता है कि वो पहले भारतीय है, उसके बाद अपने धर्म का है, उसके बाद अपनी जाति का है, उसके बाद अपने क्षेत्र का है? ईमानदारी बरता, देखो सुबह सुबह की रात चल रही है। चलिए, आप पहले देशवासी हो, पहले नागरिक हो, है ना, फिर धर्म के हो, फिर जाति के हो। अगर कितने लोग थे, हाथ खड़े करना। मेजोरिटी में नहीं हो आप लोग, है कि नहीं? अगर आप सच बोल रहे हो तो भी मैं यहां मान के चल रहा हूं कि सुबह सुबह स्टूडेंट झूठ नहीं बोलता है, ठीक है ना, मान के चलना पड़ रहा है भाई, है ना, वरना तो घर घर झूठे बैठे, एक ढूंढो 1000 मिल जाते हैं, ठीक है। तो मुद्दा क्या है, ये सबके साथ में है कि हम अभी तक एक नेशनल पहचान, जिसको बोलते हैं ना राष्ट्रीय पहचान, उस नेशनल पहचान को हम अपनी पहचान मानते ही नहीं। सबके साथ में थोड़ा बहुत, मोर और लेस, है ना, कम या ज्यादा। आप लोगों ने कई बार इश्यूज पढ़े होंगे रिलेटेड टू खाप पंचायत, पढ़ा होगा ना, ऑनर किलिंग। और आपको क्लास के अंदर बड़ी इसको कह सकते हैं अजीब बात देखने को मिली होगी कि अगर कुछ लोग पूछ ले कि खाप पंचायत की एक्टिविटी सही है कि गलत है, तो बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि सही है ना, सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, बहुत से लोग मिल जाएंगे। पढ़ा, हिंदू सोसाइटी के अंदर हम लोग जो है, आप में से कितने लोग मानते हैं सेम गोत्र में शादी हो जानी चाहिए? हाथ खड़े करना। ये मान रहे दोनों? कौन कौन थे? हाथ खड़े करना फिर से। बाकी लोग उल्टा मानते या कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मानते सर, हम तो कहते हैं शादी करनी नहीं चाहिए? ऐसे कितने लोग हैं? ठीक है,
ये भाई सर हमें पता ही नहीं है, हम क्या है इतने बड़ी बड़ी बातों पे डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो जो खाप पंचायत का इशू है वो हम अब अगर आप जनरल बात देखूं तो सिंपल सा ऑनर किलिंग जैसे को भी हम इसलिए जस्टिफाइड कर देते हैं क्योंकि हमारी पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर वो लोग बड़े पॉपुलर है। एक रीजन ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं कास्ट है ना, और हमारा रिलीजन है ना, हिंदू रिलीजन के अंदर गोत्र को बड़ी वैल्यू दी जाती है। तो कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दुनिया के उन देशों में जहां पर किसी भी तरह का मल्टीकल्चरल सोसाइटी नहीं भी थी, वहां हो रहे झगड़े। और इंडिया जैसे देशों के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है या नहीं है ना? वैसे तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि पाकिस्तान स्टेट ही नहीं है, ठीक है, मतलब एक जाहिल टाइप का देश है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनना, एक वो है फिल्म में गजल वजल लिखते हैं जावेद अख्तर, है ना, अच्छे राइटर है। सलीम जावेद का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता था एक समय। अमिताभ बच्चन बनाने वाले वही लोग थे, कहानियाँ लिखी उन्होंने। तो जावेद अख्तर से जब पूछा किसी ने, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने, कि हमने सुना है कि इंडिया में मुस्लिम्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं, उसने दो तीन बातें बोली। उसने कहा कि अहमदिया मुस्लिम्स जो है, अहमदिया मुस्लिम्स की एक कैटेगरी है, ज़्यादा जावेद साहब भी बेटर जानते होंगे, है ना, मैं तो उनको कोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जावेद साहब ने कहा कि अहमदिया मुस्लिम्स की मस्जिदों में पाकिस्तान में बॉम्ब विस्फोट हो रहे हैं, है ना, मतलब मुस्लिम सोसाइटी के अंदर भी जो अहमदिया मुस्लिम्स है उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनकी मस्जिदों में बॉम्ब विस्फोट हो रहे हैं। इंडिया में किसी अहमदिया के नाम से मस्जिदों में बॉम्ब विस्फोट हो रहे हैं? कभी सुना आपने कि इंडिया में किसी मॉस्क में बॉम्ब विस्फोट हो गया क्योंकि वो अहमदियास थे? मतलब इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम्स है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, वो अहमदिया को आइसोलेट किए क्या? इस्लामिक स्टेट के अंदर किए गए। जावेद साहब ने कहा कि आप ईरान के अंदर, शिया डोमिनेटिंग कंट्री है, मुस्लिम्स का एक शिया जो होता है, शिया डोमिनेटिंग कंट्री ईरान, है ना, वहां पर शिया और सुन्नी में शिया पावरफुल है। इराक में इराक की बात तो सद्दाम हुसैन ने कुर्दों पर, कुर्ड्स जो थे उनके ऊपर क्या कर दिया था, केमिकल वेपन छिड़का दिए थे। अमेरिका के अंदर व्हाइट्स आज भी निग्रोस को सेकंड ग्रेड सिटीजन मानते हैं, समझ गए? जहां पर केवल 2-3 कल्चर है, जहां पर केवल 2-3 कल्चर है। अमेरिका के अंदर तो दो ही है, एक व्हाइट्स है, ब्लैक्स। वो मूवमेंट चलाते हैं ब्लैक लाइफ मैटर्स। और इंडिया जैसे देशों में जहां हर 2.5 किलोमीटर के बाद लोगों की लैंग्वेज बदल जाती है कि नहीं? धर्म के अंदर जाति, और जाति में उपजाति, उपजाति में उपजाति, बात समझे कि नहीं? और इसके बावजूद भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है कंपैरेटिवली, इसके बावजूद भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है कि टोटल है, झंझट है, लेकिन उतना नहीं है ना। जितनी कॉम्प्लिकेसी इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर के अंदर है, उस कॉम्प्लिकेसी के अकॉर्डिंग हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर थ्रेट अभी तक सामने कम आया है। लेकिन धीरे धीरे ये जो सीन बढ़ रहा है, इसको भी कॉम्बैट करना, इससे भी लड़ना कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है। तो ये जो मैंने आपको बताया, लिखवाया, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, चीज क्लियर हुई सर? आज की डेट में जिस तरह से रिश्ते निभाए जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में शादी सक्सेसफुल नहीं होने तो क्या करूं? न्यूज में था कम्युनिटी बेस्ड हो रही है सर। खाप पंचायत का मीनिंग क्या है भाई? चलिए जी, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इसमें, ठीक है भाई। लिखा आपने, ये सब एक ही जगह लिख रहे हो ना भाई, तुम देख लेना, ये किसी दिन पेपर मंगवा लूंगा सारे में तुमसे, है कि नहीं? जैसे ईडी मंगवा लेती ना पेपर्स, वैसे। और फिर प्रूव करने का ओनस आप पर होगा कि कहाँ गए, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ गए। ये चीज़ समझ लेना अच्छे से। ये जो लोग रजिस्टर में लिख रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि या तो पूरा रजिस्टर खोएगा, है ना। लूज पेपर की एक दिक्कत होती है कि वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ जाता है। ये जो फैन चल रहे हैं उससे थोड़ी आवाज़ दब रही है क्या? तो ये एसी वेसी चला लो,
एसी का रिमोट दूं मैं, इन्होंने छुपा के रखा है, ये लो दो। और भी होगा ना, एसी वेसी चलाओ यार, एसी है इसलिए। फैन सारे बंद कर दो जहां तक मुझे लगता है, उससे क्या आवाज थोड़ी दब जाती है। हाँ, इको होता है, इसलिए मैंने कहा था कि कैसे कोई कह रहा है कि यार आवाज नहीं आती। मैं तो उधर पढ़ाता था, तो यहाँ आप लोगों को जो जो पढ़ाया जाता था सब आता था। मैं तो बच्चों को बोलता था 2 मिनट अभी वो चुप है तो लिख लो, वरना आवाज आती रहती है यहाँ पे। इसी क्लास में आपका PSIR ऑप्शन भी चलता था, है ना, चल रहा था ना इंग्लिश मीडियम में PSIR ऑप्शन था। ये अभी भी इको हो रहा है यार, पीछे इको दिख रहा है क्या? उधर आप में से कोई उसको सही कर सकता हो तो कर दो धीरे, कोई सीख गया हो इनके सारे कार्यक्रम तो ठीक है। नहीं नहीं, मुझे खुद को फील हो रहा है कि इको हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है ना। बाहर से उसको किसी को बुला के लाओ, कर देंगे, या फिर अभी ठीक है ना? अब ठीक है ना? अभी पीछे आवाज आ रही है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बंद हो गया तो इनसे करना क्या उसका। ठीक है भाई, ठीक है, आ जाओ तुम दोनों भाई, पीछे तक आवाज आनी चाहिए और ऑनलाइन आवाज जानी चाहिए। और किसको पता ना आपको, और किसी को पता चलना चाहिए, है ना, बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब भाई ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है उनको वॉल्यूम है ना भाई, एक हमारी लाइबिलिटी इनके है, इनके लिए है, एक आपके लिए, और तो किसी के लिए है नहीं। और तो ये लगना चाहिए कुछ नहीं हो रहा है, तो अचानक जब आप नंबर ला के धमाका करोगे तो मजा आना चाहिए, ठीक है ना। बताना भी मत किसी को यहाँ चल रहा है। चलिए, इनको आवाज आ रही है, पीछे तक आवाज आ रही है, और अगर आवाज नहीं आ रही हो तो बोल देना कि सर इसको रिपीट कर देना, थोड़ा तेज बोल दीजिए, है ना। अभी ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो लास्ट बैठे और जो बहुत पीछे थोड़ा सा बैठे हो, थोड़ा आगे भी आ जाओ, कुछ तकलीफ नहीं हो तो थोड़ा सा, मतलब अगर अगर आगे आ जाओ, और अगर उसमें अगर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हो कि ये सीट मेरी है सर, ये तो मेरी तरफ से कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं, आप मत सोचना कि कोई खेल बिगाड़ रहे हैं हमारा, है ना। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उधर से उस जगह से अगर प्यार हो गया हो तो फिर हो जाता है कईयों को उससे, दीवार से, कि सर अब ये नींद आती है इस पे, ठीक है। हाँ जी, तो साउंड इज क्लियर, अब साउंड इज क्लियर, और अब इको वीको भी नहीं हो रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के ये सारे एट्रीब्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब आप लोगों का एक और काम है, जो क्लास में लिखवाया जा रहा है उसको ढंग से लिख लेना, रिकॉर्डिंग जरूर देखना, क्योंकि जो डिस्कशन है, जो क्लास के अंदर डिस्कशन हो रहा है, वो डिस्कशन आपके माइंडसेट को बदलेगा। मोस्ट ऑफ यू, आप में से जितने लोग, ज़्यादातर लोग हैं, आप सब बिगिनर हो, है ना। बिगिनर होने के कारण आपको ये पता नहीं रहता कि टॉपिक के अंदर हमें किस अप्रोच से पढ़ना है, ठीक है। क्लास में वो अप्रोच में डिस्कस कर रहा हूँ, बट क्लास फिर खत्म हो जाएगी, इसके लिए आपके पास रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग को जरूर देखना, और उसकी स्पीड बढ़ाकर मत देखना, उसको उतने ही से क्लास के बहुत छोटा ड्यूरेशन रखा है, कोई बहुत बड़ा ड्यूरेशन है नहीं। मैं जनरली क्लासेस को लंबी नहीं लेता हूँ, 3 घंटे 4 घंटे ऐसा कभी नहीं होता है ना। 2 घंटे 2.25 घंटे ऐसे ही, ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे की क्लास, उससे ज़्यादा नहीं लेता। और इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि इससे ऊपर फिर क्या होता है कि वो बस काम होता है, काम होता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इंटरनल सिक्योरिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। जो लोग कल नहीं थे, आज ही आए हैं, वो चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं, सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है। चलिए, अब हेडिंग लगाइए, मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। और पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज लिखते जाना, जैसे ही मैं पैराग्राफ बदलने के लिए बोलूँ तो बदल देना, वो कॉन्टेक्स्ट बदलेगा तब मैं पैराग्राफ बदलने की बात करूंगा। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया came with some inherited problems, came with some inherited problems related to its internal security,
the issue of the issue of the accession the issue of the accession of the state of Jammu and Kashmir of the state of Jammu and Kashmir to India also comes with own set of problems related to our internal security. The partition of India, continue में, the partition of India into two nations resulted in large scale violence hence the root of communalism is visible was visible at the time of the independence and it arises again and again in the form of various rights RIOTS in the form of various rights. क्लियर है बात? चैलेंज क्या हुआ सबसे पहले कि जब इंडिया बना आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें जो इनहेरिटेड प्रॉब्लम मिल गई वो दो मिल गई. एक तो जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो पाकिस्तान बना वो कोई पीसफुल तरीके से नहीं बना था. ठीक है, पाकिस्तान की जो डिमांड जिन्ना ने की थी, है ना, हालांकि ऑफिशियली वो डिमांड किसने की थी पहली बार? रहमत ऐसा कुछ नाम है ना, चौधरी रहमत अली, है ना, शायद लाहौर अधिवेशन ही था या कराची था इसका मुस्लिम लीग का. तो पाकिस्तान नाम का, है ना, पाकिस्तान नाम को सबसे पहले उसने यूज किया, बट मेन लीडर वाज जिन्ना. और मोहम्मद अली जिन्ना का जो टू नेशन थ्योरी थी उसको कांग्रेस ने कभी नहीं माना और आज़ाद भारत के अंदर भी हमने कभी नहीं माना. टू नेशन थ्योरी क्या बोलती थी कि हिंदुओं के लिए इंडिया एक देश होना चाहिए और मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए. जब जिन्ना से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, तो उसका कहना था कि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि नहीं. तो जिन्ना ने बताया कि उसका लॉजिक ये है, जिन्ना का लॉजिक ये है कि जब इंडिया में मुस्लिम इन्वेशन हुआ, है ना, उस समय रूलर कौन बन गए? मुस्लिम. और जब रूलर मुस्लिम बन गए तो भले ही वो माइनॉरिटी में हो, उनको कोई शोषण नहीं कर सकता था, उनको कोई दबा नहीं सकता था, क्योंकि वो रूलर थे. समझ गए? जैसे कि अगर आप बोले कि औरंगजेब के ज़माने में अगर इंडिया में हिंदू पॉपुलेशन 90% थी और 10% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, तो भी 10% पॉपुलेशन प्रोटेक्टेड थी, क्योंकि रूलर कौन था? मुस्लिम. ऐसा जिन्ना ने बोला. उसके बाद अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों के ज़माने में भी न्यूट्रल रूलर रहा. न्यूट्रल रूलर था नहीं वो न्यूट्रल, ठीक है ना, बहुत एक नंबर के बदमाश थे. अगर आप शशि थरूर को जानते हो तो यूट्यूब पे सर्च करना, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जानते हो ना शशि थरूर को, है ना, वो बहुत से कामों के लिए फेमस और इनफेमस है. ठीक है, तो लेकिन एक बात है, इंडिया के बहुत बड़े डिप्लोमेट है जो यूएन में भी थे और बहुत अच्छे ओरेटर है. समझ में आया ना आप? मतलब उनके जैसे कोई उन्होंने कोई स्पीच दी तो उसमें से 2-3 वर्ड्स ही ऐसे हैं जो कॉमन इंग्लिश बोलने वालों को समझ में आते हैं. ठीक है, बाकियों के लिए तो डिक्शनरी देखनी पड़ती है और उसमें भी बड़ा मुश्किल से मिलता है वो. ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा कि ये सही है कि उन नेशंस का जो कॉलोनीज थे उनके डेवलपमेंट कम हुए,
लेकिन वो डेवलपमेंट कम क्यों हुआ, उसके लिए द गवर्नमेंट ऑफ क्वीन, महारानी की सरकार रिस्पॉन्सिबल थी। और उन्होंने पूरा ढंग से उसको कह सकते हैं खोल कर बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया। अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम के मामले में जिन्ना के अकॉर्डिंग क्या थे, न्यूट्रल, जबकि वो थे नहीं। मुस्लिम लीग को बनाना, फिर बंगाल का पार्टीशन करना, ये सारे काम उन्होंने किए। पर जिन्ना जिन्ना कौन सा खुद बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं पवित्र संस्था थी, ठीक है। अभी जिन्ना के उस बाद अब उसका क्या कहना था कि अब अंग्रेजों को भगा रहे हो, अब होगी डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के बाद में जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट है वो सिक्योर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर वोट की वैल्यू होगी। वोट जो देगा मेजोरिटी वाला अपने गवर्नमेंट बनाएगा, जो मेजोरिटी में है। तो जिन्ना को लोगों ने बताया कि मेजोरिटी वाला गवर्नमेंट बनाएगा, ये बात तो सच है कि गवर्नमेंट मेजोरिटी से बनेगी, लेकिन वोट कास्ट क्या कोई धर्म पे करेगा? वोट कास्ट करने के लिए ऐसे ऐसे जिसको कह सकते हैं कि फैक्टर्स है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना, जैसे कि गरीबी दूर करना, वोट इस पे करेगा। अगर मेजोरिटी से कोई वोट कास्ट कर रहा होता तो मौलाना आज़ाद कोई चुनाव जीत सकते थे? किसी भी जगह पर ऐसा है? किसी भी जगह पर जहां मौलाना आज़ाद को चुनाव जीत सकते थे? डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति बन सकते थे, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बन सकते थे, बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है मुस्लिम कम्युनिटी से रहे, सीएम बहुत राज्यों के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी से रहे। खैर, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी ने एक स्टिमुलेशन पैदा किया, डेफिनेटली पैदा किया। और इसने सबसे ज़्यादा कहाँ किया? ईस्ट बंगाल, जो समय मैंने कल भी डिस्कस किया था आपसे, ईस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश बन चुका है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि वो लोग बेचारे गरीब थे, ठीक है ना, सड़कों पर लाना उनको आसान था, समझ गए। अमीर जमींदार जो पंजाब के अंदर बैठे थे वो मुझे मजे काट रहे थे, वो कहते थे कहीं नहीं जाना, ये हवेली लेके थोड़ी जा सकते, जो हवेली लूट लूट कर इकट्ठी करी है वो लेकर थोड़ी ना जा सकते। और जिन्ना की इस थ्योरी से कांग्रेस पार्टी कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई। जिन्ना की इस थ्योरी से कांग्रेस पार्टी कभी नहीं माना, आज भी नहीं माना। और उस समय के आज भी एक कंसेंसस है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी मानती है कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए इंडिया। हमने तो कभी माना ही नहीं है। हमने तो माना है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, भारत के अंदर रहो। पाकिस्तान बनना एक ऐसी इवेंट था जो बनाना पड़ा क्योंकि कम्युनल राइट बहुत हो रहे थे। हमने कभी नहीं माना कि इसलिए बना रहे हैं कि सारे मुस्लिम वहां चले जाओ, सारे हिंदू यहां आ जाओ। और इसलिए ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन एक ऑप्शन था, जिसको जाना है जाओ, जिसको नहीं जाना है मत जाओ। बहुत से लोग जो कि उस समय के दिल्ली में रह रहे थे रह गए मुस्लिम्स, और आज भी रह रहे, है ना, डिग्निफाइड तरीके से रह रहे। बहुत से लोग जो उस समय लाहौर में रह रहे थे हिंदू थे, वो नहीं आए, आज वो धीरे धीरे खत्म हो गए, बचे ही नहीं वहां, है ना। या तो कन्वर्ट करा दिए गए मार के, या फिर जो है भाग कर कभी अफगानिस्तान कभी इंडिया, ये इंडिया में इलीगल तरीके से आ गए। और जब इंडिया में इलीगल तरीके से आ गए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर हमें लाना पड़ा। लाया हुआ है ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कि पाकिस्तान और इन सब से आने वाले जो मुस्लिम्स हैं, सॉरी जो हिंदूज है और दूसरे माइनॉरिटीज़ है, उनको हम क्या देंगे? सिटीजनशिप देंगे। तो जब इंडिया का जन्म हो रहा था उस समय ये कम्युनल वायलेंस अपने पीक पर था। और ये अपने पीक पर ही नहीं था, वो ऐसी जड़ें बना गया जो जड़ें इंटीरियर इंडिया तक फैल गई। इंटीरियर इंडिया तक फैलने का मतलब एक दुकानदार है और एक ग्राहक है, दोनों के बीच के रिलेशन इकोनॉमिक है। यही होता है कि नहीं होता है? आप किसी दुकानदार से कुछ शूज़ खरीदने गए, दुकानदार ये पूछता है कि आप किस धर्म के हो, आप किस जाति के हो। पूछेगा तो आप उसको पागल खाने का पता नहीं बता दोगे कि भाई आप वहाँ जाओ, ठीक है ना, वहाँ हर धर्म हर जाति का इलाज होता है, ठीक है, आप जाओ। भाई साइज़ पूछो जूते का कि कौन सा साइज़ निकालूँ, रेंज पूछो कि मुझे कौन सी रेंज के जूते चाहिए, है ना। अभी और वो पूछता भी नहीं है। लेकिन जब भी उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, हो सकता है ना, हो सकता है ना डिस्प्यूट, कस्टमर और दुकानदार के बीच का डिस्प्यूट, और अगर वो दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं तो वो एक कम्युनल राइट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और हो नहीं सकता, बल्कि हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है, बल्कि वो हुआ है। और ये इंडिया की सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जो इश्यू कम्युनल है ही नहीं, वो इश्यू भी कम्युनल बन जाते हैं। एक कॉमन मैन किसी भी जो पूजा करने की, नमाज पढ़ने की, गुरुद्वारा वगैरह कुछ भी हो, उसके प्रति डिसरेस्पेक्ट रखता है क्या? आप में से जो हिंदू है वो मंदिरों के अलावा जितने भी दूसरी चीजें दिखती है सड़क पर, है ना, क्या उसके प्रति डिसरेस्पेक्ट की फीलिंग भी आती है क्या? करना तो बहुत दूर की बात है, एक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, उनको सोचना कि ये करेंगे वो करेंगे, डिसरेस्पेक्ट की फीलिंग भी आती है। मुस्लिम्स को भी नहीं आती, सिख्स को भी नहीं आती, किसी को भी नहीं आती।
है कि नहीं? जीवन के दूसरे झंझट ही पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? ये सारी चीजें कॉमन मैन तो नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कम्युनल राइट्स हो जाते। तो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा थ्रेट कौन सा है? कम्युनल राइट। फिर जम्मू और कश्मीर का मैटर उस समय थोड़ा सा हमने ढंग से हैंडल नहीं किया। ये नहीं कह रहा मैं कि जो समय की लीडरशिप थी वो इनकॉम्पिटेंट थी। कई बार क्या होता है कि आप 70 साल बाद एनालिसिस करते हो तो किसी काम के कुछ अच्छे और कुछ खराब रिजल्ट दिखते है ना। तो उस समय का जम्मू एंड कश्मीर का ये भी आपको पता होगा कि जब माउंटबेटन प्लान आया इंडिया के पार्टीशन का, ये सब बात पता है ना आप लोगों को, है ना। तो माउंटबेटन प्लान आया कि एक पाकिस्तान बनेगा एक इंडिया बनेगा, तो उन्होंने कहा जी जो ब्रिटिश इंडिया है जिसके अंदर 11 प्रोविंसेस थे, 11 प्रांत थे। यूपी का नाम था उस समय यूनाइटेड प्रोविंस, उसका नाम यूपी था। हमने कुछ चेंज नहीं, अब इसका नाम रख देते उत्तर प्रदेश, है ना। हर घटना का उत्तर है इसके पास, इसलिए उत्तर प्रदेश, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स थे, ये हमने ब्रिटिश इंडिया था इसका पार्टीशन कर देते। जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होगी वो पाकिस्तान में डाल देते, और जहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है वो इंडिया में डाल देते। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, देशी रियासतें, 650 से भी ज्यादा, 650 से भी ज्यादा। कुछ देशी रियासतें इतनी बड़ी बड़ी कि पूरा राजस्थान आज भी इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्टेट है अगर एरिया वाइज देखा जाए तो। और कुछ देशी रियासतें इतनी छोटी कि 2-2 किलोमीटर बाद बदलती है। समझ गए ना। उसके लिए अंग्रेजों ने दे दिया लोकल ऑप्शन। लोकल ऑप्शन का मतलब चाहो तो इंडिया में रहो, चाहो तो पाकिस्तान के साथ जाओ, और चाहो तो इंडिपेंडेंट रह जाओ। और यहां पर 3 स्टेट फंस गए, एक जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट, दूसरा हैदराबाद, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद और जूनागढ़ वालों को तो जो है ये मैटर को डील कर रहे थे सरदार पटेल, और सरदार पटेल ने ये कहा कि जिन्ना, अभी भी आप यूट्यूब पे देखना वो स्पीच है जिसपे वो कह रहे हैं कि जिन्ना जूनागढ़ के नवाब को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अभी नवाब को ये सोचना चाहिए कि इसके परिणाम जिन्ना से ज्यादा उसके लिए खतरनाक होंगे, ठीक है। ये सरदार पटेल का कहना था, जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत के पहले जो थे। तो हैदराबाद के अंदर और ये तो काम हो गया। जम्मू और कश्मीर का मामला जब अनसेटल ढंग से नहीं हो पाया तो वहां पर फिर आर्टिकल 370 और बहुत सारी चीजें बन गई, है ना। इन सब के कारण जम्मू और कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया रह गया। फिर जब पाकिस्तान ने कबायलियों के, आपने सुना होगा, कबायली बनकर हमला कर दिया, और उस हमले के वक्त हमसे एक स्ट्रेटेजिक भूल हो गई, और वो ये हुई कि पंडित नेहरू उस चीज को दबाने के लिए यूएन चले गए। कितने लोगों को ये बात पता ही नहीं, मतलब क्या चल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है जम्मू कश्मीर वाला। सबको समझ आ रही है बात? सबको पता है ना कि वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बना कैसे? ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान बोलता है आज़ाद कश्मीर और इंडिया बोलता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पाकिस्तानी आर्मी थी जो अंदर घुस गई और इंडियन आर्मी इसको भगा रही थी। यहां तक भगा पाई, इतने में नेहरू जी चले गए यूएन। यूएन ने करा दिया सीज फायर। सीज फायर का मतलब जो जहां है वहां रुक जाए। और वहां पर एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ, जिस रेजोल्यूशन को बोलते हैं प्लेबिसाइट का, है ना, कि लोगों से पूछो। वो इंदिरा गांधी बाद में आई, उसने कहा लोगों से पूछ लिया, हमने चुनाव करा लिए, जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूछना क्या है कि नहीं। 96% से ज्यादा मतदान होता रहा जम्मू कश्मीर में, है कि नहीं। 90%। मिसेस गांधी जब शेख अब्दुल्ला को सीएम बनाया उस समय 90% से ज्यादा पोलिंग हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। और 90% से पोलिंग का मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अब इनसे ये पूछो कि इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, वो पूछ रखा है। तो जम्मू और कश्मीर की जो प्रॉब्लम रह गई, वहां पर लोकल सपोर्ट हासिल करना बहुत आसान हो गया। और 370 ने, आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज करने की बजाय, उस पर मरहम लगाने की बजाय उसको और बढ़ा दिया। क्योंकि आर्टिकल 370 या 370 सेंट्रल गवर्नमेंट को जम्मू और कश्मीर के अंदर कोई भी काम करने से रोक देता था। सीबीआई जम्मू कश्मीर में इंक्वायरी नहीं कर सकती थी, ईडी नहीं कर सकती थी। हमारा बैंकिंग सिस्टम बैंक ऑफ जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। आपको पता है ये मनरेगा पूरे इंडिया में लागू हो गया सिवाय जम्मू कश्मीर के, ठीक है ना। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी, जो असेंबली थी, उसने उसको जो है इसको कह सकते हैं कि इसको पास नहीं किया, ठीक है। इन सबके कारण
अगर अब जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट बना कि नहीं बना, इसको आप बोल सकते हो सॉफ्ट स्टेट। किसके लिए? बाहर के लिए। अगर पाकिस्तान इंडिया में इंसर्जेंसी फैलाना चाहता है, पाकिस्तान इंडिया में गड़बड़ी करना चाहता है, तो जम्मू कश्मीर में एक कर देना और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से बच देना या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ में मिली भगत कर लेना आसान बन गया कि नहीं बन गया? ईडी जो आज पूरे भारत में छापेमारी कर रही है कि नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकती थी, अब जा सकती। क्लियर हुआ? तो मुद्दा क्या है, ये एक बहुत बड़ा इशू बना और इन इश्यूज के कारण हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर ये कुछ चैलेंजेस, मतलब इस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी पर चैलेंजेस आने शुरू हुए। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो सबको क्लियर है कि नहीं है? पैराग्राफ बदल के लिखिए। Just after independence, the demand of separate state on the linguistic basis arised in various parts of India, particularly in South India, hence the concept of regionalism became a threat to internal security. तो आपने सुना होगा कि साउथ इंडिया के अंदर एक शुरू से ही एक माहौल था कि सबसे पहले जो मद्रास स्टेट है, उस मद्रास स्टेट को जिसको कह सकते हैं पार्टी, जिसको डिवाइड करके दो स्टेट बनाओ, एक तेलुगु स्पोकन पॉपुलेशन के लिए और फिर आंध्र प्रदेश बना। जिन लोगों ने पॉलिटी किया होगा उन्होंने इस पूरे डेवलपमेंट को देखा होगा कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने इंडियन पॉलिटी पढ़ रखा है? ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? असल बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ पहले पॉलिटी पढ़ कर आओ फिर ये पढ़ाएंगे, ठीक है? ये अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। मैं ये नहीं कह रहा पहले, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि भाई ये काम पंडित नेहरू ने किया, ठीक है? तो मैं इतनी पुरानी बात नहीं कर रहा कि ये काम क्यों नहीं हो रहा क्योंकि नेहरू गड़बड़ी कर गए थे, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि एक आपको डेवलपमेंट पता होना चाहिए। वो क्या? इंडिया आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले ही एक लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर अलग स्टेट बनाने की मांग होनी शुरू हो गई। अब जैसा मैंने आपको कहा कि सिटीजनशिप से भी बड़ी आइडेंटिटी हमारा रीजन, रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज हो जाती है कि नहीं हो जाती? और हो गई। साउथ इंडिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा स्टेट था जिसको बोलते थे मद्रास स्टेट, स्टेट ऑफ मद्रास। आज मद्रास बाद में एक शहर बना, फिर अब उसका नाम बदलकर चेन्नई हो गया। लेकिन आज आप जिसको तमिलनाडु बोलते हो, आज का तमिलनाडु और आज का आंध्र प्रदेश दोनों मिलाकर इतना बड़ा स्टेट था, स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है? और साउथ इंडिया से आने वाली हर चीज को हम बोलते थे मद्रासी माल है। पान का पत्ता है ना, पान लोग खाते हैं ना पान, एक होता है बनारस का, है कि नहीं? एक कौन सा है? मद्रासी। मद्रासी का मतलब क्या? चेन्नई से आया है? सदर्न इंडिया से। केरल से भी आए हुए पत्ते को हम बोलते हैं मद्रासी पत्ता। कौन सा केरल? हट। जो भी थोड़ा सा साउथ इंडियन एक्सेंट वाला मिलता रहा है मद्रासी है। बोलता रहा है कन्नड़ बना, कोई कन्नड़ बनना, मद्रासी, है कि नहीं? दो ही रीजन है भाई, नॉर्थ एंड साउथ, बात खत्म। दो हेमिस्फीयर है दुनिया में, नॉर्दर्न एंड सदर्न। ऐसे इंडिया में दो ही तरह के लोग हैं, ऐसा हम मानते थे। तो साउथ इंडिया के अंदर ये डिमांड बढ़ी कि तेलुगु स्पोकन पॉपुलेशन वाले चाहते थे कि हमारे लिए अलग स्टेट बनाओ। और उस समय इंडिया की टॉप लीडरशिप, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इनका नाम तो सुना होगा। पट्टाभी सीतारामैया का सुना कि सुना? इलेक्शन लड़े थे सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में,
और हार गए थे, और उनकी हार पर गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार है। इस बात को सुनकर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, इन सब ने रिजाइन कर दिया था। लास्ट में सुभाष चंद्र बोस ने भी रिजाइन कर दिया था। बोलो ना क्या हो गया। हाँ बिल्कुल, और फिर उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया, फिर नए चुनाव हुए थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इनकी एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, लैंग्वेज के आधार पर अलग राज्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि अभी रिलीजन के बेस पर, अभी धर्म के आधार पर अलग देश की मांग हुई है। अभी ये लैंग्वेज के बेस पर अलग स्टेट की बात कर रहे हैं, और ये स्टेट की बात करते करते देश तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इंडिया उस समय कंट्री इन मेकिंग था। इंडिया उस समय कंट्री नहीं, नेशन इन मेकिंग था। इंडिया को नेशन में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात है। नेशन का मतलब होता है नेशनल इंटीग्रिटी की फीलिंग। हम पहले सिटीजन हैं, उसके बाद कुछ और है। इसलिए हमारी किताबों के अंदर लिखा गया, हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक, हर जगह लिखा हुआ है, बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सिंगल सिटीजनशिप देना इसी का एक पार्ट था। तो ये डिमांड उठने लगी, और ये डिमांड बहुत खतरनाक हो गई। एक गांधीयन थे पोट्टी श्री रामालू, उन्होंने जिसको कह सकते हैं अनशन शुरू कर दिया, फास्ट अनटू डेथ, और उनकी डेथ हो गई शायद 56 डेज के बाद। उनकी डेथ हो जाने के बाद माहौल बहुत बिगड़ गया, और बिगड़ने के बाद में इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बने। लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बने। पहले बनाया उन्होंने आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आज भी महाराष्ट्र क्या है, मराठी बोलने वालों के लिए। गुजरात क्या है, गुजराती बोलने वालों के लिए। राजस्थान क्या है, राजस्थानी बोलने वालों के लिए। अब राजस्थानी तो एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, हर 2.5-3 किलोमीटर बाद अलग राजस्थानी सुनने को मिलेगी आपको, है कि नहीं। ये डुंडाड़ी, ये मेवाड़ी, ये मारवाड़ी, बात समझ में आई कि नहीं आई। बस हर जगह हिंदी का टच जरूर मिलेगा। ठीक है, इन सब के कारण इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स बने, लेकिन ये डिफरेंट स्टेट एक चीज को बढ़ा गए, एक फीलिंग को बढ़ा गए, जिसका नाम है रीजनलिज्म। जिसका नाम क्या है, रीजनलिज्म। और ये रीजनलिज्म का मतलब क्या हुआ, अब आपने बहुत बार सुना होगा कि जब साउथ इंडियन महाराष्ट्र में पहुंचे, अपना इडली डोसा सांबर वड़ा, ये और कौन सी चीजें होती है, उत्पम वगैरह, मेन तो इडली डोसा होता है, ठीक है, इसको लेकर पहुंचे महाराष्ट्र में। और उस समय जो आज आपको पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना, उसने एक आंदोलन चलाया, और उन्होंने कहा साउथ इंडियन को भगाओ यहां से। ये रीजनलिज्म। लैंग्वेज की तो अलग है, सिटीजन तो थे ही वो इंडिया के, डिफरेंट क्या था, लैंग्वेज ही तो थी साउथ इंडियन। और डिफरेंट क्या है, और पहनावा। बाला साहब ठाकरे ने कहा बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी। शिवसेना का अपराइजमेंट इसी आंदोलन से हुआ। लास्ट में करुणानिधि, बाला साहब करुणानिधि सीएम थे, उनसे बात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी रीजनलिज्म। साफ साफ बात है कि भाई बड़ा पाव का क्या होगा, ये इडली डोसा बेचेंगे, है कि नहीं। ये रीजनलिज्म की एक फीलिंग। साउथ में आज जब नॉर्थ वाले जा रहे हैं नौकरियों के लिए, बेंगलुरु वगैरह में तो बहुत, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, सॉफ्टवेयर कंपनी, वहां देखना उनका एक्सपीरियंस है कि जो पियोन भी होता ना, वो भी कोई खास नॉर्थ इंडियंस को रेस्पेक्ट नहीं देता। फीलिंग है। अभी आपने सुना होगा एक फेक वीडियो वायरल हुआ था, फेक था वीडियो, जिसमें बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में मारते हुए दिखाया था। वीडियो फेक जरूर था, लेकिन आप इस पूरे कॉन्सेप्ट से इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा होता है। उनको लगता है आउटसाइडर्स आ गए। अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट नहीं बनाते तो ये आउटसाइडर वाली कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होता, कम होता तो सही, कम होता। बट अगर लैंग्वेज के बेस पर स्टेट नहीं बनाते तो श्री रामालू जी 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। ऐसे कई सारे केस हो जाते हैं। उस समय जो सच में गांधीयन होते थे वो गांधीयन होते थे। उस समय जो खुद को बोलते थे ना हम गांधीवादी है, तो गांधीवादी थे। 56 दिन तक भूखा रहकर कोई मर जाए, वो कौन हो सकता है। अपने आंदोलन के प्रति तो पूरा डेडिकेटेड हो सकता है कि नहीं, वही थे वो। तो एक साथ इंडिया ने 14 स्टेट्स बनाए थे लैंग्वेज के बेसिस पर। अभी लैंग्वेज का बेस कितना बड़ा बन गया है, लैंग्वेज का बेस इतना बड़ा बन गया, और फिर इस पर पॉलिटिकल वोट बैंक। इस लैंग्वेज के बेस पर फिर क्या बन जाता है, पॉलिटिकल वोट बैंक। ये आउटसाइडर से और ये लोकल से, ये आउटसाइडर है और ये लोकल है।
समझ में आ रहा है? इन सब कारणों से। अब फिर एक और खास बात, अब अगर देखा जाए तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका डेवलपमेंट कम हुआ है ना। क्यों? राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ह्यूज पॉपुलेशन रहती है, नौकरियों की तलाश में कहां जाती है? महाराष्ट्र, साउथ, गुजरात, नहीं जाती है। डेवलपमेंट वहां ज्यादा है, यहां कम है। रीजन? अब चले गए और वहां पर अब रीजनलिज्म की जो फीलिंग है वो निकलकर सामने आती है। ये माइग्रेशन, इसको माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन है भाई, ये तो राइट है हमारा। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? दुनिया में, इंडिया में कहीं भी जाकर अपना बिजनेस करो, आपको राइट है। लेकिन इस लिंग्विस्टिक फीलिंग ने, रीजनल फीलिंग ने कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में एक डिस्प्यूट पैदा कर दिया, और वो डिस्प्यूट कॉमन मैन में कम है और उसको एक्सप्लॉइट कराया जाता है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। अब जहां तक बात है पॉलिटिशियन की, तो दुनिया में तो हर पॉलिटिशियन, चाहे वो इंडिया का हो चाहे अमेरिका का हो, कोई ऐसा नहीं है जो कि बहुत एथिकल स्टैंडर्ड पे बात करता हो। ठीक है? तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनाना, या लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो स्टेट बना, उसने भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पर एक चैलेंज पेश किया। बन रहा है ओवरव्यू? किसी को कुछ दिक्कत? वो जो आप लास्ट बैठे हो, क्लियर हो रही चीज है? क्या नाम है आपका? बात डन है? समझ में आ रहा सारा? अभी किसी को कोई और दिक्कत एकेडमिक्स से हट करो तो मुझे मत बताना, ठीक है? मैं कोई सॉल्व नहीं कर पाऊंगा एकेडमिक्स, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है ना? नहीं? यस। कल्चर प्रिजर्वेशन एक पॉजिटिव फिनोमिना है। किसी को दूसरे कल्चर से नफरत नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ईस्टर्न पार्ट के बहुत से लोग एक फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करते हैं, उसका नाम है छठ पूजा, करते हैं। मुझे कई लोगों ने बताया, हो सकता है कि उनकी बात क्या है, मुझे आप लोगों में से कितने लोग ईस्टर्न पार्ट के, यूपी, बिहार, झारखंड, छठ पूजा की वैल्यू कई बार दिवाली से भी ज्यादा मान ली जाती है क्या? मतलब वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देना और फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना बहुत बड़ा है ना। अभी होता है ना ऐसा। अब ये छठ फेस्टिवल अगर कोई दिल्ली में सेलिब्रेट कर रहा है, इसको अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, उससे क्या आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए? मान लो आप यूपी, बिहार, झारखंड के नहीं हो, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई होता है। मैं यहाँ आके जब रहने लगा और मेरे फ्रेंड सर्किल में लोग बनने लगे, तो वो दिवाली के बाद जब आते थे तो कहते थे हम छठ की पूजा करके आएंगे, तो मुझे लगता था ये कौन इतना बड़ा फेस्टिवल है। फिर उन्होंने हमें बताया, तो मुझे क्या टेंशन होनी चाहिए उससे? अगर वो मुझे टेंशन नहीं है, मैं अपने तरफ से अपनी पूजा पाठ कर रहा हूं या अपना जो भी मेरा जिसको वर्शिप का तरीका है वो कर रहा हूं, सब लोग आपस में इस तरह से रह रहे हैं, तो ये प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर है। ये अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इंडिया में रहने वाले हर ग्रुप को मिला हुआ है, और उसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं। एक कॉमन मैन तो इतना कल्चर्ड होता है कि अगर उसको लगता है कि कोई दूसरा पूजा कर रहा है तो वो चुप हो जाता है। पुलिस अथॉरिटीज अरेस्ट नहीं करती। एक आदमी मंदिर में पूजा कर रहा था, वांटेड, पुलिस ने कहा पहले कर लो जी, रिगार्ड है ना, अरेस्ट नहीं करने का मतलब कि ठीक है कर लो भाई। हमारे कल्चर का पार्ट है कि फ्यूनरल होता है, डेथ के बाद में, हिंदुओं का भी, मुस्लिम्स का भी, सबका, जो जिसको फांसी की सजा मिली हुई है और जेल में अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, उसको भी इस आधार पर पैरोल दे दिया जाता है कि आप जाकर अपने फादर का या जो भी रिलेटिव है उसका फ्यूनरल अटेंड कर लो। लेकर जाती है पुलिस कि भाई जाओ अपने रिचुअल पूरा कर लो। इसको बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। ये प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर है कि मैं रोज मंदिर जाता हूं और खुलेआम उसका टीका लगाकर आता हूं। मुझे इस बात से कोई हेजिटेशन नहीं, और आपको इस बात से होनी नहीं चाहिए। वो होनी कब चाहिए? जब मैं उन लोगों को साइड कर दूं कि जो लोग रोज मंदिर जाते हैं वो साइड आओ, वो मेरे खास है। यहां तक गड़बड़ है, इससे आगे ही गड़बड़ कि जो लोग ऐसा नहीं करते वो इधर आओ, पीछे मुड़ जाओ, मेरी बेंत लाओ, डंडा। इट इज नॉट अ ड्यूटी, इट इज नॉट अ एक्ट ऑफ द स्टेट।
स्टेट का ये काम नहीं होना चाहिए। ये है मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि इनको मैं क्या करूंगा, परेशान करूंगा। अगर ये महाराष्ट्र में इशू उठा था, राज ठाकरे बोलते थे ये यहां पर आके नौटंकी करते, नौटंकी है भाई। आप गणेश पूजा करो, गणेश विसर्जन करो, और उसके अंदर तो पूरा इंडिया, इवन सलमान खान भी उस डीजे के आगे डांस करता करता दिखता है, देखा होगा आपने। कोई टेंशन नहीं हो। तो फिल्म इंडस्ट्री एक टाइम पे पूरी तरह से सेक्युलर इंडस्ट्री थी, जहां पैसा जुड़ जाता है और सब सेक्युलरिज्म आ जाता है कि नहीं। यश चोपड़ा शाहरुख खान के बिना फिल्म नहीं बनाता था। वो जानता था कि मेरा पॉम्पेन शो और इसकी जो पागलपन की एक्टिंग है, ये दोनों करके ग्राहक को बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो हम बना रहे हैं, है कि नहीं। उस जमाने में कैसी कैसी फिल्में बन गई अमिताभ बच्चन के जमाने में, आज आपको टीवी पे दिखा, पूरा देख नहीं सकते एक बार में। सूर्यवंशम देखी होगी हम 60-70 बार। सबने देखी होगी इतनी बार तो मिनिमम। मतलब ये तो वो चीज है जैसे कि आप यहां आते आते करोल बाग मेट्रो स्टेशन देख रहे हो, गए नहीं कभी, मैं कभी नहीं चढ़ा उस पर, तो मुझे मालूम है कहां है, क्योंकि यार अब सामने दिखता है। तो डिफरेंस क्लियर हुआ। और इसको आप पीसफुल को एग्जिस्टेंस के रूप में, अगर पीसफुल को एग्जिस्टेंस के रूप में लोगे तो बड़ा अच्छा है। मुझे इस चीज से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए मुझे, क्या किसी को भी, कि आपके रिचुअल क्या है। मेरा रोल तब शुरू होना चाहिए जब आप कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल काम करते हो। समझ रहे। एक क्रिश्चियन आपको बोल दे कि मेरा क्रिसमस है, मेरा और भी कोई उनके फेस्टिवल है, इसलिए मैं छुट्टी पर हूं, तो आपको सम्मान करना चाहिए, है ना, और उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहिए, मुबारक हो भाई आपको क्रिसमस, केक कब खिला रहे। इससे आगे की बात ये है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम्स हैं, है कि नहीं, और मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड थे जो प्योर वेजिटेरियन थे, उनको नॉनवेज खाना उन्होंने ही सिखाया, मेरे थ्रू बने हुए फ्रेंड्स। मेरे बहुत से फ्रेंड जो मुस्लिम थे, मेरे बहुत से फ्रेंड जो प्योर वेजिटेरियन थे, है कि नहीं, दोनों का मेल करा दिया मैंने। अब दोनों आपस में बात करते हैं कौन सा अड्डा है दिल्ली में, ये वो। मैंने कहा यार ये वही आदमी था जिसको प्याज दिक्कत थी। अपना कल्चर प्रिजर्व करो, यानी कल्चर इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। कल्चर क्या है, इज अ टाइप ऑफ एनर्जी यार। एनर्जी ना तो खत्म होती है, ना जिसको कह सकते हैं सामने आती है, वो तो अलग अलग रूपों में बदलती रहती है। मुझे इस बात से कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या ये कर रहे हो। हाँ, इलीगल कामों से दिक्कत होनी चाहिए। दूसरा, अगर किसी इंस्टीट्यूट की कोई यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म को फॉलो नहीं करोगे तो मुझे दिक्कत होनी चाहिए। बात समझे। एक स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, प्रेसिडेंट का लड़का भी अगर उसके अंदर जाएगा तो वही टाई, वही ट्राउजर, वही शर्ट पहनकर उसी तरह से यहां बैठे। क्लियर होगी बात। और कोई दिक्कत किसी को? वीक में 2 बार आती है अब टीवी पर। अच्छा, हाँ, सूर्यवंशम का चल रहा है रिसर्च यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया है। पैराग्राफ बदल के लिखिए। देखिए 2 चैलेंजेस हमारे डिस्कस हो चुके हैं, और अब एक बार बताओ, आपकी एक फोटो कॉपी की हुई करा ले तो ये डिस्कशन उसको समझ में आ जाएंगे? नहीं। कोई क्या करा ले, अगर आप खुद ही इसको केवल ये पढ़ोगे ना, क्लास के साथ वो रिकॉल होगी तब होगी जब वो क्लास की रिकॉर्डिंग देखोगे। उसकी बहुत वैल्यू है भाई रिकॉर्डिंग की। उसको अगर आप मानो तो ठीक है, नहीं सर जो हिजाब वाला इशू था उस पर कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। एक सिटीजन को कोर्ट के जजमेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर उसको आगे वाले कोर्ट में अपील करने का राइट हो तो हमें उसकी इस राइट की भी वो करनी चाहिए रिस्पेक्ट। जजमेंट राहुल गांधी जी पर भी आ चुका है। ठीक है सर, एक बार और हाँ, अभी राहुल गांधी जी 2 साल के लिए जिसको कह सकते हैं उनको जेल हो गई। कोर्ट का जजमेंट है, हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और राहुल गांधी जी की इस राइट की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है कि नहीं। जो हो रहा है वो कानूनन हो रहा है, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ऊपरी अदालत उसको कुछ रोक देगी।
एक सिटीजन का ये सोच होनी चाहिए, एक सिटीजन का ये थिंकिंग होनी चाहिए कि इस तरह से प्रोसीड होगा देश। पैराग्राफ बदल के लिखिए, इन 1950s the flame of violence, in 1950s the flame of violence going up in northeast when aged Fijo when aged Fizo AZPHIZO Fizo नाम है इस भाई का, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें, ठीक है। AZ Fizo raised the banner of revolt in Nagaland, raised the banner of revolt in Nagaland and the fire spread to Mizoram, Manipur and Tripura. And the fire spread to Mizoram, Manipur and Tripura. नॉर्थ ईस्ट, फिजो ने कहा सेपरेट स्टेट चाहिए, देश अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है ना। और ये डिमांड है क्यों कहा होगा फिजो ने ऐसा? नहीं, उसने ऐसे क्यों डिमांड की होगी? उसको क्या लगा? जैसे आप कहां से बिलोंग करते हो, किस स्टेट से? मध्य प्रदेश। वहां कभी सुना क्या कि अलग देश चाहिए? क्यों? They didn't accept the Indian Constitution. Why? हम एक्सेप्ट करते हैं, क्यों? एथनिक आइडेंटिटी। एथनिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो उनका कल्चर है, और कल्चर ही नहीं, जो उनकी एथनिसिटी है, बात समझ रहे हैं? मतलब दिखने से वो लोग जैसे हैं, और फिर कल्चर जो है वो रेस्ट ऑफ द इंडियन पार्ट से मिलता नहीं है। मुझे इनसे पूछना पड़ा आप कहां से बिलोंग करते हो, क्योंकि दिखने से थोड़ी पता पड़ता है एमपी के, यूपी के, कहां के। समझ में आया? कोई साउथ इंडियन है, वो जब अपनी लैंग्वेज बोलता है तो पता लगता है वो साउथ इंडियन है, अदरवाइज दिखने से राहुल द्रविड़ इंडियन ही लगता है। कोई डिफरेंस नहीं लगता राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के अंदर। बोलते हैं तब पता लगता है कि ये साउथ इंडियन एक्सेंट है, यही होता है ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाला व्यक्ति दिखने से पता लग जाता ना, क्योंकि एथनिक दिक्कत है। एथनिक दिक्कत नहीं है, एथनिक डिफरेंस है। हमने क्या मान लिया? इग्नोरेंस। नॉर्थ ईस्ट का इग्नोरेंस पूरी तरह से रहा और आज तक रहा। और जब ये नॉर्थ ईस्ट 50s के अंदर ही फिजो ने ये मांग शुरू कर दी कि सेपरेट स्टेट चाहिए, कैसे हमें इंडिया ने इन्वेड कर दिया, हमला कर दिया। उनका कहना था कि इंडियंस ने हम पर हमला कर दिया। और अगर उस समय की सिचुएशन को सोचो कि एक नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग तो आज तक नहीं है भाई। आज तक आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको चाइनीज इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। उस समय 1950s में नेशनल इंटीग्रेशन नाम की कोई चीज दिमागों में बैठी नहीं थी। नेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। नेशन का मतलब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी सिटीजनशिप में एक कॉमन चीज है, और वो ये है कि वी द पार्ट ऑफ द इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद ये सारी चीजें, जबकि जब इंडिया आजाद हुआ उस समय उससे सारी बातें उससे पहले थी। बाकी चीजें, सिटीजनशिप तो बहुत बाद में आई। एक इंडियन होने की फीलिंग, और वो इंडियन होने की फीलिंग नहीं होने के कारण फिजो ने काम शुरू किया जो आज भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट की इस इंसर्जेंसी को अगर प्रॉपर्ली एड्रेस कर लिया जाता,
प्रॉपरली एड्रेस क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कई कारण होते हैं। पहला, हो सकता है कि सिचुएशन इतनी ग्रेव हो जाएगी किसी ने सोचा ना हो। दूसरा, लोगों को, पॉलिटिकल लीडर्स को कई बार लगता है कि अगर आज इनको ये चीज पकड़ा दी गई तो इसके बाद इनकी डिमांड और बढ़ेगी। तीसरा, लीडर्स खुद इनकॉम्पिटेंट होते हैं, उनको जो उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, उसका पता नहीं होता। ये सारी चीजों का एक मिक्सचर है। मैं आपको लेटेस्ट एक एग्जांपल देता हूं। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, असम के अंदर, उनका नाम था हेमंत बिश्व शर्मा। वो उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट थे राहुल गांधी जी, उनसे मिलने गए, अपनी बात कहने गए, तो वो जैसा विश्व शर्मा बताते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने उनको टोटल तरीके से डिसरेस्पेक्ट कर दिया। वो उनका जो पेट डॉग आया, उसने उसी प्लेट से बिस्किट खाने शुरू कर दिए जिससे हेमंत बिश्व शर्मा खा रहे थे, और राहुल गांधी उसी से उसको खिला रहे, मतलब पूरा डिसरेस्पेक्ट। सीजन्ड कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को समझाया कि देखिए, हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो किला है वो टूट जाएगा। राहुल गांधी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, आप कॉन्सिक्वेंस का पता नहीं लगा सके। आज असम के अंदर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और विश्व शर्मा सीएम है कि नहीं? तो अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप सिचुएशन कितनी ग्रेव है इसका पता लगा लो, ये भी स्थिति कई बार होती है। नॉर्थ ईस्ट को इतनी बड़ी प्रॉब्लम माना नहीं गया। दूसरा, देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, वो एक मल्टी डायमेंशनल फिगर थे, और इंडिया उन देशों में है जिसकी पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिया के जन्म होते समय ही मैच्योर्ड थी। पंडित नेहरू कोई नए पॉलिटिशियन थे क्या? ना, लंबे समय से, अंग्रेजों के जमाने से उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्टडी की थी। सरदार पटेल ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, मौलाना आजाद ने की थी, दादा भाई नौरोजी तो उस समय कर ली, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। और उनका फिगर मुसोलिनी वगैरह को क्रिटिसाइज करना या मुसोलिनी वगैरह से मिलना, ये सब काम पंडित नेहरू कर चुके थे पहले। तो एक इंडिया के अंदर थोड़ा सा, जब कोई बहुत मैच्योर्ड व्यक्ति नए नेशन को संभालता है ना, तो नए नेशन के चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ये दिक्कत भी आती है। उनकी इंटरनेशनल फिगर बन गई थी, यूएन में, यूएन के प्रिंसिपल्स के अंदर उनकी फेथ, आइडियलिज्म उनके अंदर ज्यादा था। अगर आइडियलिज्म ज्यादा नहीं होता तो पहले पाकिस्तानी फोर्सेस को पीछे धकेल देते और यूएन को कहने देते कि ये क्या हो रहा है, वो खुद चलेगा यूएन में कि ये हो रहा है, इसको रोको। खराब नीयत से नहीं, उस आइडियलिज्म बात को मानकर जो उनके उनके नेचर में था, उनके पर्सनालिटी के अंदर था, उसके पॉजिटिव परिणाम भी हुए। पार्लियामेंट में पीछे बैठने वाले अटल जी ने जब भाषण दिया तो उनको बुलाकर कहा, आज तो तुम बहुत अच्छा बोले। आज क्या होता है, अपोजिशन वालों को कभी सुना आपने किसी जो रूलिंग पार्टी, उसने बुलाकर कहा, आज तो तुम बहुत अच्छा बोले, है कि नहीं? उसको कहता है इसको सेट करो, ये बहुत ज्यादा बोले, है कि नहीं? तो नागालैंड की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, मणिपुर की, मिजोरम की प्रॉब्लम जब फ्लेम्स वहां तक पहुंच गई तो उसको हैंडल करने का सिस्टम गड़बड़ा गया। और यह बात माननी पड़ेगी कि इंदिरा गांधी को जो इंडिया मिला वो कई सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ मिला, और वो खुद भी कई सारी प्रॉब्लम से घिरी हुई थी। पहली प्रॉब्लम जो कांग्रेस की पीछे वाली पीढ़ी थी, जो नेहरू के साथ काम की हुई थी, वो इंदिरा को लीडर मानने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस स्प्लिट हुई, और जब चीज स्प्लिट होती है तो आपको अपने साथ लोगों को मिलाने के लिए ऐसे एग्रीमेंट्स या ऐसे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं जो एंटी नेशनल होते हैं। वो किए उन्होंने। अपोजिशन को दबाने के लिए आपने मिसयूज किया कॉन्स्टिट्यूशन का, किया था, बिल्कुल किया था, इमरजेंसी किया था। और नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम को जिस ओपन हार्टेड तरीके से एक्सेप्ट करके उस पर काम किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया। राजीव गांधी ने 1987 में जब लाल डेंगा से समझौता किया, इसी मिजोरम नागालैंड के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस समय माना गया कि ये वो गलती है, ये वो बात है जो 60s में हो जानी चाहिए थी। तब तक तो वो ग्रुप्स बड़े एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन गए थे और उसको एक्सटर्नल एड वगैरह सब मिलनी शुरू हो गई। और आज इन सब का हेडक्वार्टर किधर है? बांग्लादेश। नॉर्थ ईस्ट पर हम डिस्कस करेंगे, और इन सारे नॉर्थ ईस्ट के बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर किधर है? बांग्लादेश। बॉर्डर बड़ी पोरस है, आते जाते रहते हैं वो इधर।
क्लियर है बात? पैराग्राफ बदलिए। In the later part of 1960s, we saw the rise of the Naxalism. We saw the rise of Naxalism at the time of independence. India was underdeveloped country. At the time of the independence, India was underdeveloped country. सौरभ डिस्कस करेंगे अभी how we can control this. Here we are discussing the challenges, then the strategies. उसके बाद सिलेबस के अंदर यही पार्ट है. डॉक्ट्रिन. India was underdeveloped country and had taken up the task of rebuilding itself. And had taken up the task of rebuilding itself. Rebuilding itself. The process we adopted is the model of growth and development. The process we adopted, the model of growth and development, but the consequence of the policies of the development were not favorable because of poor implementation of land reforms and the economic policy of heavy industry base and the economic policy of policies of establishment of capital based industries was not successful to reduce the poverty or decrease the poverty and unemployment. It was the root cause of the emergence of Naxal movement in India, particularly in eastern India.
in India, particularly in Eastern India. हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा या आप लोग पढ़ लोगे, एक था परमानेंट सेटलमेंट, है ना। परमानेंट सेटलमेंट अंग्रेज लाए थे और उन्होंने क्या कहा था, लैंड रिफॉर्म करने की एक तरीका था परमानेंट सेटलमेंट। क्या था, जमींदारी जो इंडिया के अंदर जमींदारी बनी वो कैसे बनी, अंग्रेजों ने जमींदारों को कहा कि हमको तो इतना पैसा दे देना, इसका 1/10 तुम रख लेना, ऐसा ही सीन था ना कुछ, ठीक है, और बचाओ हमको दे देना। अब इस परमानेंट सेटलमेंट को लाने के पीछे अंग्रेजों का क्या सोच थी कि जब आप जमींदारों को जमीन का मालिक बना दोगे तो वो उसका डेवलपमेंट करेंगे। डेफिनेट बात है, अरे भाई ये प्रेमिसेस अगर किराए पर है तो लोग किराए की चीज़ का डेवलपमेंट नहीं करते, उनको लगता है भाई हमारा थोड़ी है, लेकिन अपना घर होता है तो हम पैसे बचा बचा कर उसका डेवलपमेंट करते कि नहीं करते। हमारे यहाँ पर जमींदारों ने क्या किया, उन्होंने किसान को बहुत शोषण किया, मारा, और उनसे क्या वसूला, लगान। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में लीडर ऑफ द अपोजिशन भाषण देते हुए कहते हैं कि बंगाल के किसान की हड्डियां उनके खेतों में बिखरी पड़ी है और इसके लिए टोटली जिम्मेदार है महारानी की सरकार। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया था, जमींदारी डेवलप करी। हमारे यहाँ पे जमींदारी का एक ऐसा रूप सामने आया, एक ऐसी जिसको कह सकते हैं कि पिक्चर सामने आई, जिसके अंदर किसान हो गया बर्बाद। बड़ी बड़ी लैंड जमींदारों ने कब्जा कर ली। कब्जा क्या कर ली, बताओ, लीगली उनकी बन गई, गांव के गांव। और ये मैं ईस्टर्न इंडिया की बात क्यों कर रहा हूं, आपने जब पढ़ा होगा बैटल ऑफ बक्सर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि लैंड रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिला था अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कौन सा पार्ट है इंडिया का, ईस्टर्न। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, आज का बिहार जिसके अंदर झारखंड वारखंड सब शामिल है, वो भी इसके अंदर आता है, बंगाल इसके अंदर शामिल आता है, और उड़ीसा, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है। और इस ईस्टर्न पार्ट के अंदर क्या दिक्कत आई, एक रह गया पीजेंट, जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते हैं काश्तकार, होता है ना पीजेंट, जो खेती कर रहा है, जमीन उसकी नहीं है। इंडियन एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो, खेती करने वाले की जमीन नहीं है। उसकी खेती करने का एम है मेरी साल भर का गेहूं अनाज निकल जाए। दुनिया में किसी दुकानदार को ये देखा क्या करते हुए आपने? अगर आप किसी दुकानदार से पूछो कि आप जो बेच रहे हो उसमें क्या केवल इतना चाहिए आपको कि पूरे साल भर का खाना निकल जाए? कोई भी प्रोफेशन है ऐसा, कोई भी? एक ऑटो वाले को आप बोलो कि आप मेरे यहां काम करो, सुबह 10 बजे आ जाओ, रात को 9 बजे जाओ, ठीक है, क्या दूंगा? 2 बोरी चावल, 2 बोरी गेहूं और 1 किलो मसाले दे दूंगा। राजी हो जाएगा? हो जाएगा क्या? कितने लोग कह रहे हो जाएगा? इंडिया की 70% एग्रीकल्चर इसी टारगेट को लेकर हो रही है आज भी। जमीन किसी और की, खेती हम कर देते हैं, उपज होगी बांट लेंगे। जिसने खेती करी उसके पास इतना आ रहा है कि साल भर का निकल गया बस खाना, तो उसके बच्चे तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, पटवारी की, सिविल सर्विसेज की भी। एग्रीकल्चर प्रोफेशन नहीं है इंडिया में, और अगर प्रोफेशन होता तो ये होता कि प्रोडक्शन हुआ है, इसको मार्केट में बेचेंगे, सरप्लस आएगा, उससे खेत के अंदर कुछ काम करवाएंगे। इसको बोलता है कैपिटल फॉर्मेशन। समझ रहे बात को? तो ये काम इंडिया में हुआ नहीं। हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई अब, जो हमारा इस पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस ने आजादी से पहले ही बोल दिया कि हम लैंड रिफॉर्म करेंगे, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी करेंगे। ये टारगेट सेट कर दिया था कांग्रेस ने, और पंडित नेहरू इसके लिए करना भी चाहते थे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में हुआ, किस लिए था? लैंड रिफॉर्म्स के लिए। और लैंड रिफॉर्म करते ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट होता था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो आड़े आया। जमींदार कोर्ट में जाने लगे, पंडित नेहरू इतने ज्यादा अड़ गए कि नहीं, एक नई शेड्यूल बना दो। 9 शेड्यूल बन गई, और 9 शेड्यूल के अंदर वो सारे के सारे कानून डाल दिए गए जो कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित थे। कुछ लिंक हो रहा है, याद आ रहा होगा ना? जिन लोगों ने पॉलिटी नहीं पढ़ा वो इस बात को समझे कि हमने कोशिश की कि हम लैंड रिफॉर्म करें। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड रिफॉर्म का मतलब ये नहीं होता कि उसको सुधारें, है ना, उसका श्रृंगार करें, ऐसा नहीं करना है, उसको सुधारना है। सुधारने का मतलब जो खेती करने वाला है उसको भी तो जमीन मिलनी चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड।
और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड का एक तरीका होता है सीलिंग। सीलिंग का मतलब एनी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है 500 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। अगर उससे ज्यादा जमीन है तो गवर्नमेंट ले लेगी। ये सीलिंग लॉज लाए थे। और पंडित नेहरू के पर्सनैलिटी के अंदर एक बात थी, वो जिस चीज के लिए अड़ जाते थे फिर अड़ जाते थे। वकीलों ने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता राइट टू प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा अमेंडमेंट कर दो। ये अलाउ करता है ना 368 आर्टिकल, कर दो, यूज इट। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, बीच का रास्ता निकल गया। बीच का रास्ता ये निकल गया कि जमींदारों ने अपने बच्चों के नाम, अपने नौकरों के नाम जमीनें करवा दी। उस समय के नौकर बड़े लॉयल हुआ करते थे, रामू काका है कि नहीं। वो तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक मालिक नहीं खाता। समझ में आया कि नहीं आया? फिल्मों में देखा होगा आपने, रामू काका गेट खोल रहे हैं रात को 1 बजे, मालिक शिकार से आ रहे है ना। मालिक कहते रामू काका आप खाना खा लिया करो, रामू काका कहते नहीं पहले आपको खिलाऊंगा। ऐसे नौकर होते थे उस समय लॉयल। समझ में आया कि नहीं आया? तो उनके नाम जमीनें कर दी। और जो किसान अपना काश्तकार था, पीजेंट था, वो रह गया लैंडलेस, आज भी है। आप लोग कितने लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से? देखा कि नहीं वहां पे आपने कि 1/2 का कागज बनता है, जमीन आपकी, खेती कोई और करेगा, 1/4 तेरा, 3/4 मेरा। वो इसी बात के लिए खुश है कि 2 बोरी मूंगफली ले गया घर। किसान मूंगफली घर ले जा रहा है, किसान गेहूं घर ले जा रहा है, चावल घर ले जा रहा है, साल भर का राशन निकल गया, मजे हो गए। इससे ज्यादा तो सोच ही नहीं है, बनने नहीं दी। इसको बेचो बाहर। ये जो पॉपकॉर्न आप खाते हो पीवीआर में, 525 रुपए का एक टब, 200-300 ग्राम टोटल है वो। जिसने उगाया है उसको 525 रुपए में से कितना मिलता है? जो ये मक्का उगाने वाले हैं, है कि नहीं, उसको 525 रुपए में से कितना मिलता है? 5 रुपए। ये एसी बनाया है, इस एसी में भी डिफरेंट चेन होगी। इसके अंदर एक कंप्रेशर बनाने वाला इस 60,000 की एसी में से क्या 20,000 नहीं ले गया? इसका मेन क्या है? कूलिंग सिस्टम, कंप्रेशर। वो जो ऊपर पड़ा है, बाहर पड़ा होगा यहाँ पे, ये पाइप जा रहे जैसे, पता है कि नहीं? इसका दूसरा पार्ट भी है ना, जहां खड़े होकर आप दुनिया भर के चैलेंजेस पे डिस्कशन करते हो ना, अभी निकलोगे बाहर, डिस्कशन करके आओगे 5 मिनट, वही वहां पे पड़े होंगे डिफरेंट कोचिंगों के कंप्रेशर। वो बनाने वाले ने 20,000 रुपए लिए होंगे ना, मतलब उसको मिले होंगे ना 20 नहीं तो 15 तो मिले होंगे। ये रेशियो किसान को नहीं मिल रहा ना। अब आप कहेंगे सर नहीं मिल रहा तो क्या करें? तो किसानों ने भी ये कहा कि अब क्या करें, क्या किया जाना चाहिए था? आपके जो पास बैठे हैं किसानों को पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी कि जमींदार शोषण कर रहे हैं हमारा। वो जो नीचे देखने लग गए इस बात को। हाँ, ये बात समझ पा रहे हो आप? मेरे साथ ही हो या कहीं और निकल लिए? ये सर बीच में स्टेशन आया तो मैं वहां उतर गया, आप चलाते जा रहे थे। करना क्या चाहिए? मतलब आपके साथ ये हो रहा है, आपने करा, जमींदार आके मार मार के लगान ले गया। 60s की बात है, घोड़े पर आते थे जमींदार, है कि नहीं? किसानों के खलिहानों में आग लगा दी, किसानों के बैल खोल के ले गया, तो उसको पुलिस में जाना चाहिए था। किसको? किसान को जाना चाहिए था ना भाई, कि ऐसे कैसे बैल खोल के ले गया भाई, जाना चाहिए था। गया होगा, पुलिस ने क्या किया होगा? पुलिस किसके फेवर में आई होगी? मार्क्स बोलता था ये स्टेट है ना, स्टेट ये शोषण करने का इक्विपमेंट है। शोषण जो होता है ना, एक्सप्लॉइटेशन, कर है, इक्विपमेंट है स्टेट। स्टेट मतलब मशीनरी। तो फिर इन्होंने क्या किया, इनको कहीं लिटरेचर मिला होगा चीन के अंदर माओ का। माओ ने कहा कि इसके लिए करनी पड़ेगी क्रांति, रिवोल्यूशन। उसके लिए चाहिए बंदूक। क्रांति बंदूक की नोक से निकलती, जमींदारों को उड़ा डालो, लगान मांगने आए तो जाने नहीं चाहिए यहां से, बॉडी नहीं मिलनी चाहिए उनकी, डिसअपियर कर दो उसको, एलिमिनेट कर दो उनको, मारना नहीं है। ये होना चाहिए कि आया ही नहीं था। दोनों बातों में डिफरेंस समझ रहे हो? ये है नक्सलिज्म। नक्सलबाड़ी में यही तो हुआ,
चारू मजूमदार, कानू सान्याल, इन लोगों ने, मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, पूरा टॉपिक है अपना, इसका पूरा डिटेल है अपना, मैंने लिखवाया कल सिलेबस। जो सज्जन कल नहीं थे वो सिलेबस जरूर लिख लेना, नहीं तो आप मुझसे ये पूछोगे सर ये सब क्वेश्चन में आता है अपने सिलेबस में, या सर आप ऐसे ही बता रहे हो? भाई ऐसे बताने के लिए यहाँ कोई कौन आता है? कोई नहीं आता। ये एक एक बात आपके सिलेबस का पार्ट है, तो थोड़ा सा अटेंटिव रहना, है ना, आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो नक्सलिज्म का एक रूट कॉज है कि हम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। बीच के रास्ते क्यों निकाल लिए जमींदारों ने? और अगर बीच के रास्ते नहीं निकलते, किसान को अगर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट होकर मिल जाती, किसान कौन सा, जिसको हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर बोलते हैं काश्तकार, पीजेंट, है ना, जिसके पास खुद की भूमि नहीं है, वो खुद ही लेबर है, वो सब्सिडाइज्ड बीज लाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं उसको, और उसके बाद उसकी खेती करता है, ना उसको जमीन से मतलब है, उसको केवल ये मतलब है कि एक साल में अनाज आ जाए खाने का। ये बात समझ रहे हो? तो नक्सलिज्म बढ़ा। फिर ग्रोथ मॉडल कौन सा अपनाया? इकोनॉमी पढ़ते हुए आपने पता होगा, सेकंड 5 ईयर प्लान, है कि नहीं? हैवी इंडस्ट्री बेस्ड मॉडल। हैवी इंडस्ट्री में क्या चाहिए? कैपिटल। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब आपने किया तो जो रूट कॉजेस पर आपको काम करना चाहिए था, जिसको आज आप कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको करने के बजाय आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना दी, ना गरीबी दूर हुई, ना अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का तरीका नौकरियां देना नहीं है, नौकरियों के लिए सक्षम बनाना है, कैपेबल बनाना है। ये हमने मनमोहन सिंह से सीखा, है ना, जिसको आप बोलते हो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नए नए तरीके के काम हो रहे हैं, तो वो काम करने वाले को आप कैपेबल बना दो, वो कर लेगा। वो कैपेबल बनाने की बजाय आपने नौकरियां देनी शुरू कर दी। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट है क्या? क्यों? अभी 10 से 12 आपकी क्लास है, इसके बाद कोई क्लास है? नहीं। किसकी है? इंट्रा ऑप्शनल की। तो PSIR ऑप्शनल की, मतलब आप बड़े बिजी हो, अभी लंच वंच करोगे फिर तुरंत पढ़ोगे, 2:30-3 बजे फ्री हो जाओगे। 3 बजे बाद कोई आपको बोले आओ जंतर मंतर पर धरना देना है, और क्या कहते हैं, लाठियां भी पड़ सकती है ना, तुम विचारधारा के काम आओगे, है ना, आइडियोलॉजी के काम आओगे, तो आप तैयार हो? आप लोग जाओगे? टाइम है, माइंडसेट है। ऐसे आदमी को आप नहीं बोलोगे कि अभी मैं सो के आ रहा हूं तो यहीं रुकना, हिलना मत यहां से, मैं आ रहा हूं, और गच्चा देके भाग जाओगे ना उसको, है ना? आपको क्या दिख रहा है? एक बेटर फ्यूचर। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करने के कामों में इन्वॉल्व हो गए तो कोई आपको ये समझेगा कि आपके अगेंस्ट में FIR हो जाएगी, और अगर FIR हो गई तो नौकरी लगने के बावजूद भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि FIR किस केस में हुई है। अभी MP हाई कोर्ट ने, MP में कोई नौकरी निकली, किसी पर कोई FIR हुई थी, कन्विक्ट नहीं हुआ है वो, मतलब सिद्ध नहीं हुआ है। एक कोई नौकरी निकली वहाँ की लोक सेवा आयोग की, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसने मना कर दिया कि इसको नहीं देते हैं नौकरी। तो कोर्ट चला गया पिटिशनर कि अभी मैं कन्विक्ट कहाँ हुआ? तो उसने कहा जिस केस में आप इन्वॉल्व हुए हो ना, उस केस में जो नौकरी आप करने जा रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप सोशल जस्टिस मंत्रालय में जा रहे हो और दहेज के केस लगे हुए आप पे, हो गए तो कन्विक्ट, है कि नहीं? इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप पर कभी कन्विक्शन नहीं हुआ तो आपको नौकरी मिली जाएगी। ये बात बताती आप जाओगे कहीं? जाना चाहिए आप बुद्धिमान आदमी को कि मैं तैयारी कर रहा हूं और जाओ मेरे पे FIR कर लो, नहीं ना? ऐसा करना हो तो फिर विधानसभा जाना है, इसके बाद तैयारी व्यारी करने मत जाना, फिर चुनाव लड़ना आप डायरेक्ट, MLA MP जिसका भी करना चाहो। अब अनएम्प्लॉयड एंड गरीब आदमी, वो तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? नक्सल मूवमेंट को और दूसरे जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स है, उनको कहां से ये सप्लाई होता है काम? अनएम्प्लॉयड एंड गरीब। जम्मू कश्मीर के अंदर भारी अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने कल बताया था ना, 2 परिवारों ने लूट लिया, मुफ्ती परिवार एंड अब्दुल्ला परिवार। और आज उनकी कंडीशन यह है कि उनको कहो आओ चुनाव लड़ो, तो अब्दुल्ला परिवार तो साइड में बैठ गया,
उनको लग रहा था कि चुनाव नहीं लड़ने से, अगर मेरे ऊपर जांच नहीं करोगे तो नहीं लड़ना मुझे चुनाव। इतनी पत्थरबाजी होती थी, इंडियन आर्म फोर्सेस पे पत्थर फेंकाए जाते थे। दे आर पेड वर्कर्स, वो पैसे देकर लाए जाते थे, और पैसे देके आप फेंकोगे पत्थर, पता है आपको एफआईआर हो जाएगी, खेल बिगड़ जाएगा। भाई 1000 रुपए देके पत्थर फेंकने के लिए आप तैयार हो क्या? तैयार हो? नहीं ना? क्यों नहीं हो? अनएम्प्लॉयड नहीं हो? अगर हो तो भी एक बेटर फ्यूचर के लिए लड़ रहे हो, गरीब नहीं हो। और वहां पर जब ये चीजें होगी तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए अपने आप थ्रेट बनेगा कि नहीं बनेगा, एक मैन पावर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अभी तक की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सर एंशिएंट एंड मिडिवल पढ़ाया कब है और किसने पढ़ाया? एंशिएंट मिडिवल कब यार? यार हम लोग ऑनलाइन वाले एक ग्रुप बना लेते हैं। अरे भाई तुम ये मिडिवल की चर्चा करने लग गए यार यहाँ। एंशिएंट मिडिवल की क्या मैंने कहा आपको कि वो पढ़ा दिया होगा आपको? ये नहीं है। बना लो जो करना कर लो यार, ठीक है ना? हाँ जी, अभी तक कोई पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत हो तो बड़ा सीरियस नोट में नहीं? ठीक है सब? तो घबराए हुए क्यों इतने? मुझे लगता है तुम टेंशन में रखते हो, टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, है ना? हो सकता है नहीं ऊपर दिखते हो सकता है टेंशन में नहीं हो आप, खुश हो बड़ी, लेकिन ऐसा लगता है कि आप बड़े तनाव में हो। है क्या कोई टेंशन? अगले पैराग्राफ से लिखिए, इन 1980s the growth of terrorism and militancy appeared in the state of Jammu and Kashmir and it was a new challenge of internal security because the terrorist organizations like Indian Mujahideen IM लिख लो आप केवल, इंडियन मुजाहिदीन, because the terrorist organizations like Indian Mujahideen get the financial aid and training from Pakistan it was the first significant evidence evidence of proxy war in India
in which the direct connection of the external state, in which the direct connection of the external state was found in the matters of the internal security it was repeated in Punjab to nourish the Khalistan movement, the intelligence agency of Pakistan, ISI, Inter-Service Intelligence, the intelligence agency of Pakistan, ISI, Inter-Service Intelligence, was behind it. तो इंटरनल सिक्योरिटी को एक्सटर्नल थ्रेट, एक नया फिनोमिना। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट कहां से मिलनी शुरू हुई? एक्सटर्नल। खालिस्तान मूवमेंट सिखों को उकसाया गया और जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी, जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिज्म, जम्मू कश्मीर की उस स्पेशल स्थिति को, स्पेशल पोजीशन को यूज करने की कोशिश की गई, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि मोमडन है, और उनके अंदर ये फीलिंग पहुंचाई गई कि इंडिया आपका जो है वो आपका शोषण कर रहा है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, सिखों के अंदर ये बात पहुंचाई गई। लंबा टाइम तक पंजाब के अंदर उग्रवाद रहा, जिसको आप एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं, है ना। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर ये सिचुएशन आज भी चली। पंजाब का कंट्रोल में आ गया और जम्मू कश्मीर का नहीं। पंजाब में अभी वो खालिस्तान मूवमेंट फिर से शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन हो नहीं पाया, है ना। वो जो मेन कल्प्रिट था अमृतपाल, वो शायद आज अरेस्ट हो रहा है कि नहीं? आज उसने फेसबुक लाइव पर आकर कहा है कि मैं आज अरेस्ट हो रहा हूँ, है ना। मतलब ये है। लेकिन कोई बता सकता है कि क्यों पंजाब की सिचुएशन कंट्रोल में आ गई और जम्मू कश्मीर की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ पाई? मुश्किल से आ पाई। किसी को कुछ आइडिया हो? 370। पंजाब के अंदर क्या हुआ? फटाफट हमने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद में सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ में काम ले लिया। पंजाब के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया एज ए पुलिस कॉप। केपीएस गिल का नाम आपने सुना होगा। केपीएस गिल को कहा गया और उसके अंदर साफ साफ बोला गया कि अब किसी के सब पर रहम नहीं करना है। और ये कंडीशन हुई। 6-7 साल के अंदर पंजाब वापस प्रॉस्पेरस हो गया। आज पंजाब के अंदर आना जाना सबको, किसी को कोई टेंशन नहीं है। कोई ऐसा एरिया हमें नहीं लगता, एक पूरी जनरेशन ऐसी है जो है जिसने वो एरा ही नहीं देखा, है ना। 90s की बिगिनिंग से वो काम खत्म हो गया। 90s उसके बाद मतलब पूरा पंजाब नेशनल इंटीग्रेशन का एक पार्ट है। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ? अब ये इंडियन मुजाहिदीन जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। जब ये बन रही थी तो लोकल पुलिस का ड्यूटी बनती थी कि नहीं, कि उसी समय इस पर हमला करो, इसके जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको पकड़ो, पकड़ने के बाद में जो भी इसके अंदर एज अ मेंबर इन्वॉल्व हो रहा है उसको पकड़ो, इस पर पूरा फोकस होकर एक्शन लो। क्यों नहीं लिया? वोट बैंक। क्यों नहीं लिया? वोट बैंक। इसको इतना पनपने दिया कि सलाउद्दीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा। इंडियन मुजाहिदीन का हेड था सलाउद्दीन, है कि नहीं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जाने लगा, मुजफ्फराबाद, वहां पर टेरर कैंप्स बन गए। जम्मू कश्मीर के अंदर सिचुएशन ये बन गई कि वहां के लोकल लोगों को हायर करके पाकिस्तान भेजा जाता था, मुजफ्फराबाद। बड़ा इनके साथ लिबरल, जिसको कह सकते हैं कि रवैया अपनाया गया।
सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कह रही है किसको कंट्रोल करो, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि यस इट इज द मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल 370 यू कैन नॉट इंटरफेयर। बात समझ में आई? कंट्रोल करो तो हाँ हम कर रहे हैं कंट्रोल अपने तरीके से, समझ रहे? टेरर कैंप बन गए पाकिस्तान के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ऐसे कैंप बन गए जहां पर इनको टेररिस्ट बनने की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे हथियार चलाओ, कैसे सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करना है एंड सो ऑन, और फिर वापस इंडिया में घुसाया जाता है कि आप जाओ, आप ट्रेंड हो गए हो, परफॉर्म करके आओ, है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, ठीक है ना ये। और मैंने इसके अंदर एक टॉपिक आपको, हालांकि ये सारी बातें मैंने आपको सुपरफिशियली बताई, ये सारे बड़े बड़े टॉपिक है हमारे, और मैं उसके अंदर बताऊंगा कि पैराडिगम शिफ्ट कब हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, उसके बाद सुना कोई टेरर अटैक। मैं उस जब हम तैयारी करते थे ना तो हम सोचते थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बड़ी सक्रिय है, हम पाकिस्तान को जो है हमला करके जवाब नहीं दे सकते क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, ये है वो है। मैं भी सुनता था, बोलता था, पढ़ता था। और जब 2014-15 के बाद में हमने एक बार उरी अटैक का जवाब दिया था ना, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक करी। अभी मुझे बताओ इन पिछले 5-7 सालों में क्या आपको कभी सुनने में मिलता है इंडिया में यहाँ बॉम्ब विस्फोट हो गए, यहाँ ये हो गए, ये हो गया, सुनने में मिलता है? बैकफुट पर नजर आता है ना पाकिस्तान, है कि नहीं? उसमें हमारे मीडिया का भी रोल है। हमारे मीडिया को पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बारे में इतनी बातें पता है जितनी उनको खुद को नहीं पता। पर्टिकुलरली नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है ना, किम जोंग, उसके बारे में जितनी बातें नोएडा के मीडिया को पता है, नोएडा में जो न्यूज़ चैनल्स है जिसमें जी न्यूज़ बहुत ही इसको कह सकते हैं सिग्निफिकेंट रोल है उसका, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह ये करने वाला 1-1 घंटे के प्रोग्राम, उसके अंदर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, इतनी जानकारी नॉर्थ कोरिया वालों को नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ तो बड़ा क्लोज्ड इकोनॉमी है, बिल्कुल सिस्टम ऐसा है कि आपको अंदर जाने ही नहीं देते, प्योंगयांग से अंदर जाने का वीज़ा ही नहीं मिलता। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट जाते तुमको कहते हैं प्योंगयांग जो कैपिटल है वहाँ घूम लो, इसके आगे जाके क्या करोगे, एक जैसी तो है, क्या अलग देखने जाना है वहाँ, सब ऐसा ही है, बस आ जाओ। है कि नहीं? सही भी बात है। इंडिया में दिल्ली आ गए, आगे क्या जाओगे? आगे हम बोलते अंदर जाओ, देखो राजस्थान की हवेली, वो कहता कहीं नहीं जाना, ऐसे ही है, सब यही मारते हैं, यही लोग हैं, चोर उचक्के देखने तो भी ऐसे ही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, ये पहला एविडेंस हमें देखने को मिला कश्मीर एंड खालिस्तान मूवमेंट, जिसमें एक्सटर्नल जो फैक्टर्स थे उसने हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करना शुरू किया। और फिर घूम फिर कर वही बात, क्या लोकल पुलिस कॉम्पिटेंट है? भिंडर वाले एक फेमस है ना, जनरल सिंह भिंडर वाले खालिस्तान के अंदर, वो छत पर बैठकर, चारपाई पे बैठकर इंटरव्यू देता था। उस समय टीवी चैनल नहीं होते थे, मैगजीन्स होते थे, और कहता था देखो वो रही पाकिस्तान बॉर्डर, मुझे पुलिस पकड़ने आएगी तो भाग जाऊंगा। भाग गया क्या? नहीं भाग पाया ना। रीजन पंजाब एक 370 जैसी चीज से बंधा हुआ नहीं था। इंदिरा गांधी को पता लगा कि क्या कहते हैं जबरदस्त गतिविधियां हो रही है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया ना। सेम 370 हटने से पहले वहां नहीं किया जा सकता जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो ये चीजें पनपती गई, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बन गई, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, है कि नहीं? अभी आजकल कहां है वो? टीवी पे तो नहीं दिखते आजकल, पहले तो रोज आते थे, है कि नहीं? यासीन मलिक प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठ के उसकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, निगोशिएशन हो रहा है। अभी किधर है आजकल? उसी जगह है ना जहां वो होना चाहिए, जेल में। और इसी के कारण ये इंसर्जेंसी कंट्रोल में आई। इस पैराडिगम शिफ्ट को भी आपको हाईलाइट करना है अपने आंसर्स के अंदर। सिलेबस लिखा है था कल, याद हो रहा है आपको? आपको याद है ना अपने इंटरनल सिक्योरिटी चल रहा है? हाँ भाई, सोचना पड़ता है क्या हो जाए आपके साथ, है ना। और उसमें आपने देखा कि नहीं, पुलवामा एंड बालाकोट मैंने अलग से मेंशन करवाया। इसको समझना है कि ये पैराडिगम शिफ्ट कैसे हुआ है। इंडिया इज अ सॉफ्ट कंट्री हमको कहा जाता था। सॉफ्ट कंट्री का मतलब होता है कि रिप्लाई रिलेक्टेंसी तरह से नहीं देता, मतलब रिटेलिएट नहीं करता, बदला नहीं लेता। और अब इंडिया की इमेज बनी है कि इंडिया इज इजराइल पार्ट 2, है ना, रीमेक है ये इजराइल का। इजराइल क्या करता है? इजराइल पर लेबनान वगैरह ने मिसाइल्स दागी, इजराइल ने अपने
लड़ाकू विमान वापस भेज दी कि सबको मार के आओ एक बार। ये काम जब इंडिया ने करना शुरू किया तो पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं। बड़ी बात थी कि वो अभिनंदन वहां गिर गया, वो चाय वाय पिला रहे उनको, अभिनंदन को चाय वाय पिलाई थी ना, छोड़ने भी आया। बस एक वीडियो बना लिया कि हमारी हॉस्पिटैलिटी कैसे लगी, इसके बारे में बताओ थोड़ा, है कि नहीं। उसने कहा मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल घर जैसा फील हो रहा है, लग रहा है कि ये टेरिटरी इंडिया का पार्ट होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अभिनंदन का लग रहा है कि टेरिटरी बिल्कुल इंडिया जैसी है। कहना वो ये चाहता था कि इंडिया का पार्ट होनी चाहिए, ये मुझे लग रहा है वो हो जाएगा एक दिन। ठीक है, अभी जाऊं तो 2-3 दिन बाद आराम से हो गया। ये चेंज आया क्यों? इस चेंज के पीछे कहीं ना कहीं हमारी बदलती हुई पॉलिसीज भी रिस्पॉन्सिबल है। वो पॉलिसीज बदलनी होनी चाहिए। इनकी भी देख लेते हैं क्या कर रहे हैं सर। बट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस सपोर्ट करती है, यहां भी सिक्योरिटी सेस हो जाए, ठीक है। वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो जनरल मुशर्रफ को बुलाया था उन्होंने। उस पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि जो करगिल का खलनायक है उससे क्या निगोशिएशन करने, पर वाजपेयी वो नेहरूवादी व्यक्ति थे, वो वाजपेयी को बुलाया, वाजपेयी ने आगरा में सबमिट करी उसके साथ में। और उस समय जनरल मुशर्रफ ने कहा मैं हुर्रियत से भी मिलूंगा। वी आइडियोलॉजिकली सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ हुर्रियत, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। ऐसा कहने के बाद कई लोगों ने मांग की कि वाजपेयी को, मुशर्रफ को कह देना चाहिए था कि निकल जाओ यहाँ से, है कि नहीं। वो हवाई जहाज जा रहा है अभी तो निकल जाएगा, देखो पकड़ लो, नहीं तो फिर जाने भी नहीं देंगे। ठीक है ना, कि वो अभी रनवे पे है, पायलट अंदर जा चुका, दौड़ के भागो और पकड़ो उसको जैसे बस पकड़ते हैं। लेकिन वाजपेयी फिर भी मिले। उस समय कई लोगों ने कहा था कि वाजपेयी को उसको कह देना चाहिए था कि या तो हुर्रियत से मिल लो या मिल लो अटल बिहारी से, और हमने कभी नहीं किया। अभी आज है, आज हम बुलाते ही नहीं उनको, है ना। आज हम नहीं कहते, हम कहते कि पहले पाकिस्तान टेररिज्म रोक दे, उसके बाद सारे काम होंगे। क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे हम तो उनसे, खेलेंगे तो न्यूट्रल वेन्यू पर, मतलब नहीं खेलेंगे। आईसीसी इवेंट खेल लेंगे हम, पागल थोड़े ना है। बायलेटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान डिमांड करता है फिर आईसीसी इवेंट क्यों खेलते हो। तो हमने कहा भाई नेशनल इंटीग्रिटी और बेवकूफ़ी में अंतर होता है। नेशनल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हम आपके देश नहीं आएंगे और आपको आने नहीं देंगे। बेवकूफ़ी का मतलब होता है वर्ल्ड कप का मैच हम नहीं खेले और आप उसमें पॉइंट्स ले जाओ, ऐसा हम नहीं करेंगे। दुबई में मैच कराओ, हम खेल लेंगे। तो मुद्दा यह है कि ये सारे के सारे चैलेंजेस है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे। तो एट्रीब्यूट्स एंड चैलेंजेस आज हमने डिस्कस किया। अभी इस पूरे 2 घंटे की क्लास में कोई दिक्कत हो तो पूछो, क्योंकि अब इतना काम हो चुका है कि मैं आपसे पूछ लूं और कल से ये काम होगा कि मैं आपसे पूछूं। जिस जिसका छूट गया था वो उसको कवर कर लेना, जिससे नहीं छूटा सब आपके ऊपर डिपेंड है ना। अपने रिस्क पे आना, कल जोखिम है इसमें, है कि नहीं। आप जवाब नहीं दे पाओगे तो दिक्कत तो आती है। कोई क्वेरी नहीं, कोई क्वेश्चन। किताब कौन सी पढ़नी है, सिलेबस कब तक हो जाएगा? सब चीजें जाहिर हो गई ना आपको? ठीक है, मान के चलूं आपका मौन आपकी सहमति है। चलिए कल मिलते हैं। हाँ जी।